Hi guys, good afternoon. Chalo, so let us revise one very important chapter, that is company audit. So module 2 का फर्स्ट चैप्टर है ये, दी कंपनी ऑडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना. इसके ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज पूछे जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं. सो हम पूरा इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं. बहुत मजा आएगा. सब लोग ने एकदम अच्छे से ध्यान देना है. क्या आप लोग कर सकते हो? यस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैं एकदम आराम से बहुत कुछ चीजें बोलूंगा, सुनना है उसको, समझना है उसको. अगर आपको कहीं लगता है कि ओके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर यू नोट इट डाउन एज वेल. बराबर है कि नहीं? कर सकते हैं? यस सर. तो मस्त एकदम ध्यान से बुक खोलना और इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना समझना एकदम अच्छे से. शुरू करें? यस सर. अब मैं आज बहुत भारी बोलने वाला हूं. मतलब एक बार मैंने बोला वो आपके दिमाग में सीधा सीधा क्या हो जाना चाहिए? फिट होना चाहिए. एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए. राइट? यस सर. फिर चाहे वो लेक्चर आपने मतलब ये पहले आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं इस तरीके से रिवाइज कराऊंगा कि आपको वो सब आना चाहिए. ओके ओके चलो. सो हम बात कर रहे हैं कंपनी ऑडिट की. कंपनी ऑडिट की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? कंपनी ऑडिट ये कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है. उसके अंदर कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सेक्शन 8 कंपनी, irrespective of the size or characteristics of the company, every company under Companies Act is required to get their books of accounts audited. क्लियर है एकदम बात? हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना जरूरी है. अब ऑडिट करवाने के लिए हमें चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. कौन चाहिए दोस्तों? चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के कुछ क्वालिफिकेशंस होंगे, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी होगी, बट उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होने चाहिए. इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन, जो है सेक्शन नंबर 141. सेक्शन नंबर 141 तीन चीजों के बारे में बात करता है. एकदम ध्यान से सुनना, मस्त एकदम. ठीक है ना? सेक्शन नंबर 141 तीन चीजों के बारे में बात करता है. नंबर 1, इट टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. फर्स्ट, हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट. मतलब उसने क्या होना चाहिए? ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट रह के वो ऑडिटर कहलाने के लायक नहीं है. उसमें होनी चाहिए कुछ क्या? क्वालिफिकेशंस. सो वो क्वालिफिकेशन क्या है? दैट ही शुड बी प्रैक्टिसिंग, एंड प्रैक्टिसिंग वेयर? इन इंडिया. So he should be a chartered accountant, he should be practicing and practicing in India. Clear एकदम बात? Yes sir. अब दोस्तों यहां पे तो हम लोग ने एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करी. किसकी बात करी? एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट की. अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म भी तो हो सकता है. तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म को अपॉइंट करना है, तो आप समझिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कब अपॉइंट कर सकते हैं? तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म should be chartered accountants and practicing in India. मतलब अगर उस फर्म में आपके साथ CA, CS, CMA, MBA ये सब लोग हैं, तो उस फर्म में मेजॉरिटी इन व्हाट नंबर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दे शुड बी व्हाट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. आई बात समझ में? यस सर. सो फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? एलिजिबिलिटी. नंबर 2, क्वालिफिकेशन. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट द होल लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस, कि ये सारी बातें उस चार्टर्ड अकाउंटेंट में नहीं होनी चाहिए. अगर वो कोई भी एक चीज भी उसे अट्रैक्ट कर देता है, तो ही बिकम्स व्हाट? द डिस्क्वालिफाइड पर्सन. क्लियर एकदम? यस सर. सो डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में क्या क्या आता है? नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1 क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. इसका मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीजें आती हैं, एक कंपनी और दूसरा LLP. तो ये यहां पे क्या कहता है कि कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अलाउड टू कंडक्ट द ऑडिट्स, whereas LLP, even though it is a body corporate, will be allowed to conduct the audits. Now इसके पीछे का रीजन क्या है? See, company, the body corporate is an artificial legal person. बराबर के नहीं? It has a separate legal status in the eyes of the law. तो आप समझिए
जिसमें हम लोग कहते हैं द कंपनी एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर सेपरेट. मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल रिमेन द सेम. तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी एक अलग एंटिटी है, उसके मेंबर्स अलग है. कंपनी और मेंबर्स एक नहीं है. तो भले ही सारे मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आई बात समझ में, भले ही सारे मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, तो भी वो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एलएलपी, तो हम लोग क्या कहते हैं एलएलपी के बारे में? तो मालिक एलएलपी की बात जब करते हैं तो वो एलएलपी आखिर है तो फर्म ना, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए एवरी पार्टनर एंड फर्म इज वन एंड द सेम. आई बात समझ में? एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, तो वो बात एक ही है. तो इसीलिए एलएलपी इवन दो बॉडी कॉर्पोरेट इज अलाउड, बट जब अपन बात करते हैं कंपनी की बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज व्हाट? डिस्क्वालिफाइड. फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आया आपको? सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अगर उसी कंपनी का ऑफिसर या उसी कंपनी का एम्प्लॉय, अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सीए है, भले ही क्वालिफाइड है, बट अगर वो उस कंपनी का ऑफिसर है, उस कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों? डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे. अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो आप समझिए इसके अंदर एक थ्रेट आता है, और वो थ्रेट हो जाता है कौन सा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट. कौन से थ्रेट की बात कर रहे हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट. क्योंकि आप ही खुद वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स बनाते हो, और अगर आप ही खुद उसको चेक करोगे तो वहां पे कहीं पे भी आपका ओपिनियन बायस्ड आएगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा. आई बात समझ में आपको? सो इसीलिए उसी कंपनी का ऑफिसर या उसी कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है. बट आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट में क्या कहता है? उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का क्या कहता है? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. जरा ध्यान से देखना, इसी ऑफिसर का पार्टनर या उसी ऑफिसर का एम्प्लॉय या उसी एम्प्लॉय का पार्टनर या उसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, वो भी क्या नहीं कर सकता है? वो भी ऑडिट नहीं कर सकता है. आई बात समझ में? रीजन बीइंग व्हाट? सिंपल, इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा, बायसनेस आएगा, राइट? द वर्क कैन नॉट बी डन ऑब्जेक्टिवली. सो ये तीन डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आए आपको? सो नंबर वन वाज बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अब इससे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन के पास, जो है सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन. आप समझिए सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन में क्या बातें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन जो क्या कहता है, मतलब देखो सेकंड और थर्ड में हम लोग कह रहे थे कि वो सीए खुद, यू रिमेंबर, वो सीए खुद वहां पे ऑफिसर या एम्प्लॉय था, वो सीए खुद यहां पे पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय था वो. बट यहां पे वो जो सीए जो डिस्क्वालिफाइड है, वो कब डिस्क्वालिफाई हो रहा है? वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, कंपनी से उसका कोई नाता नहीं है, वो कंपनी का ना ऑफिसर है, ना एम्प्लॉय है, ना पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय है, उसका कोई भी रिश्ता नहीं है. अब देखो ये सीए कंपनी के बाहर है, देख रहे हो आप, ये सीए कंपनी के बाहर है, बट क्या हो रहा है यहां पे? इस कंपनी के अंदर जो व्यक्ति है वो कौन है? वो उसका रिश्तेदार है. ही इज व्हाट? इज रिलेटिव. सो अ रिलेटिव ऑफ अ पर्सन, बराबर, अगर वो उस कंपनी में रिश्तेदार है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है. बट वो रिलेटिव ऐसा वैसा कोई भी कैसा भी नहीं होना चाहिए, उस रिलेटिव का कुछ एक औहदा, एक कुछ स्टैंड होना चाहिए. वो स्टैंड क्या होना चाहिए कि ही शुड बी ईदर अ डायरेक्टर और बी एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन. इन दैट केस ओनली अ पर्सन हुज रिलेटिव is director or is employed as a director or key managerial person, that person, that chartered accountant will be what? Disqualified. बात पहुंची अब तक? सो हम लोग क्या कहे? a person whose relative is a director or is employed as a director or key managerial person, he will be what? Disqualified. Clear है एकदम बात? सो ये सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन है अपना. गाइस कैन वी मूव अहेड? यस सर. चलो देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन. आहा, फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है. दिस डेफिनेशन, दिस डिस्क्वालिफिकेशन, फोर्थ वाला, ध्यान से सुनना समझना.
फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? अ पर्सन हु इज एलिजिबल, मतलब मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ पर्सन हु इज एलिजिबल, और हिज पार्टनर मतलब मेरा पार्टनर, और हिज रिलेटिव। सो यहां पे तीन लोग, कौन? अ पर्सन हु इज एलिजिबल और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव। अगर इन तीनों ने नीचे दिए गए तीन हरकतों में से कोई एक भी हरकत कर ली तो मालिक वो डिस्क्वालिफाइड है। तो क्या है वो? डिस्क्वालिफाइड है। अ पर्सन इज एलिजिबल, मैंने या मेरे पार्टनर ने या मेरे रिलेटिव ने नीचे दिए गए तीन हरकतों में से कोई भी एक हरकत भी कर ली तो प्रभु वो डिस्क्वालिफाइड है। समझ में आया आपको? तो वो हरकतें क्या है और उसके बारे में बातचीत करते हैं। सो नंबर 1, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। होल्डिंग क्या बोल रहे? एनी। बुक टेक्स्ट पढ़ते भी रहना। होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी। वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी। मतलब एक भी रुपए का, नॉट इवन अ सिंगल रुपी ही कैन होल्ड, एक भी रुपए का नहीं होल्ड कर सकते। इफ अ पर्सन हु इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, अब किधर किधर? इन द ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन सी है? कंपनी। कंपनी मतलब कौन सी? जिसका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। दिस इज द ग्रुप कंपनी। सो अगर आप शेयर्स या सिक्योरिटीज होल्ड करते हो, not only in the company of which you are being proposed to be appointed as the auditor, but also its holding, its subsidiary, its associate or subsidiary of its holding company, you will be disqualified. बात क्लियर एकदम? मालिक एक भी रुपए का, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ कैच पॉइंट। एक भी रुपए का होल्ड नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? बट अब यहां पे क्या हुआ, किसी a chartered accountant or his partner holding any security or interest is like, okay, you disqualify them, but for relatives it's quite harsh. तो इसके लिए आप समझिए यहां पे एक प्रोविजो आया और क्या एक्सेप्शन दिया कि ओके, हाउएवर रिलेटिव मे होल्ड, रिलेटिव चाहे तो होल्ड कर सकता है, करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर चाहे तो रिलेटिव होल्ड कर सकता है अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख इन द कंपनी। मतलब अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, फेस वैल्यू 1 लाख तक चाहे तो रिलेटिव होल्ड कर सकता है। तो अब यहां पे इक्वेशन क्या चेंज हो गया? पार्टनर होल्ड नहीं कर सकता, एलिजिबल पर्सन होल्ड नहीं कर सकता, बट रिलेटिव अगर चाहे तो होल्ड कर सकता है, बट वो भी अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, point to be noted over here is, here it is mentioned face value, not the market value. We are not concerned with what the market value is. My dear friends, we are also not concerned with the cost of acquisition, कि आपने वो कितने में खरीदा या उसका अभी मार्केट वैल्यू क्या है। We are not interested, we are not concerned with that at all. We are focused only on what? The face value. और उसकी फेस वैल्यू यदि 1 लाख के ऊपर है तो वो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, समटाइम्स बाय मिस्टेक द फेस वैल्यू मे एक्सीड 1 लाख। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव 90,000 फेस वैल्यू के शेयर्स एंड कंपनी गेव मी 20,000 के बोनस शेयर्स। नाउ बोनस दिया, मेरी गलती है क्या इसमें? नहीं ना। So my face value, even though the cost of acquisition is 0, my face value exceeded what? 1 lakh rupees. So in that case, you are not disqualified immediately. क्या बोला मैंने? You are not disqualified immediately. You are provided with a window of 60 days. You have to take corrective action. बहुत भारी बोल रहा मैं आज. You are required to take corrective action within 60 days from the date of acquisition of such interest or security. मतलब 60 डेज तक यू विल स्टिल बी व्हाट? क्वालिफाइड, बट ऑन 61st डे मालिक यू आर गॉन, टाटा बाय बाय, सी यू। आई बात समझ में? सो करेक्टिव एक्शन, आपको करेक्टिव एक्शन टू गेट दैट अमाउंट बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, 60 डेज टाइम फ्रेम इज गिवन टू यू। ऑल गुड? यस सर। सो हियर वी एंड विथ व्हाट? फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट, दैट अ पर्सन हु इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव
holding what? Any security or interest in the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. However, a relative may hold up to face value of rupees 1 lakh in the company. If the amount exceeds the threshold limit of rupees 1 lakh, corrective action should be taken within 60 days. Interesting. सब में होल्ड कर सकता है, मतलब आप समझिए एनी, मतलब वो जो भले ही वहां पे द कंपनी लिखा है, किसी में भी 1 लाख के ऊपर गया तो भी डिस्क्वालिफाइड है. आगे बढ़ सकता हूं मालिक? यस सर. अब उसके बाद बी पॉइंट की बात करते हैं. बी पॉइंट की बात क्या करता है? इनडेप्टनेस. अ पर्सन हु इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव, अ पर्सन हु इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव इज इनडेप्टेड टू द कंपनी, वही टू द कंपनी, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. Now what do we mean by the term indebtedness? Indebtedness मतलब आप कंपनी को पैसा देना बनते हो. You owe money to the company. आप उनके कर्जदार हो. And if cumulatively, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला मैंने, cumulatively मतलब एलिजिबल पर्सन प्लस उसका पार्टनर प्लस उसका रिलेटिव, सब मिला के अगर उस कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, सब मिला के इफ यू आर इनडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 lakhs, यू आर डिस्क्वालिफाइड. आई बात समझ में? ऐसा इंडिविजुअल नहीं है कि पार्टनर 5 लाख, रिलेटिव 5 लाख और उसके बाद अपना पार्टनर 5 लाख या एलिजिबल पर्सन 5 लाख, ऐसा नहीं है. सबका मिला के इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 lakhs, क्या बोलते हैं पब्लिक यहां पे? वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. सर क्या यहां पे कुछ करेक्टिव एक्शन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया वाइटेरिया है क्या? इधर नहीं है कुछ भी. हेलो, इधर कुछ भी नहीं है. यू आर इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ 5 lakh, खत्म. यू आर व्हाट? डिस्क्वालिफाइड. पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? सो इफ यू आर इंडेप्टेड to the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company in excess of rupees 5 lakhs, you are disqualified. बात समझ में आई आपको? पक्की बात है एकदम. Yes sir. Shall we proceed from here? Shall we proceed from here? Yes sir. अब ये हो गया डायरेक्ट इंडेप्टनेस. ये हो गया डायरेक्ट इंडेप्टनेस कि मतलब डायरेक्टली मैं कंपनी के पास गया, कंपनी को बोला लोन दे, ओके. आई बात समझ में? तो ये हम लोग डायरेक्टली इंडेप्टेड थे. बट अब क्या हुआ? कहानी किस्सा. अब आप समझिए, यहां पे तो उन्होंने क्या बोला? पार्टनर और उसका रिलेटिव ना. फ्रेंड की बात करी, एम्प्लॉय की बात करी, तो यहां पे इनके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन है ना मालिक? कोई भी थर्ड पर्सन है. अब उस थर्ड पर्सन ने कंपनी से जाके लोन लिया और अपन ने गारंटी दी, अपन ने सिक्योरिटी दी इन कनेक्शन with the indebtedness of the third person. मतलब मेरे दोस्त ने एसपीसी में जाके उसने लोन लिया. मेरे दोस्त ने क्या किया? एसपीसी में जाके लोन लिया. अपन एसपीसी के ऑडिटर है. अपन कौन है? एसपीसी के ऑडिटर है. मेरे दोस्त ने जाके एसपीसी से लोन लिया. अब एसपीसी बोल रहा है भाई इसका भरोसा. फिर मैं बोल रहा हूं अरे वो रिलैक्स, आई एम देयर ना, मेरा दोस्त है, मैं गारंटी ले रहा, अगर उसने नहीं दिया तो मैं भरेगा. तो आई एम गिविंग व्हाट? गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड इफ इट एक्सीड्स रुपीज 1 lakh, आई एम डिस्क्वालिफाइड. बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई आपको? यस सर. सो इफ यू आर, पॉइंट नंबर 1 क्या बोला? होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, यू आर व्हाट? Disqualified. However, relative may hold up to face value of rupees 1 lakh in the company. Then, if the amount exceeds the threshold limit, corrective action should be taken within 60 days from the date of acquisition of such interest or security. उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? indebted in excess of rupees 5 lakhs, indebted in excess of rupees 5 lakhs and given any guarantee or security in connection with the indebtedness of the third party. तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? एकदम आराम से चल रही है ना? मतलब रिवीजन है बट एकदम डिटेल्ड, एकदम कड़क रिवीजन होना चाहिए, मजा आना चाहिए. क्लियर है एकदम? यस सर.
सो पहले कभी भी ये पढ़ी हुई बात है ना, ये याद आनी चाहिए। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। चलिए लेट्स गो हेड फ्रॉम हियर नाउ। अब ये हो गया, फिर अब और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। आइए और मजा करते हैं। फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है? बिजनेस रिलेशनशिप। अगर आप बिजनेस रिलेशनशिप रखते हो, क्या करते हो आप? बिजनेस रिलेशनशिप रखते हो। व्हाट इज बिजनेस रिलेशनशिप? बिजनेस रिलेशनशिप मतलब अ ट्रांजैक्शन ऑफ कमर्शियल नेचर। मतलब कमर्शियल नेचर का मतलब क्या कहते हैं कि लेन देन, कि आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसके लिए पैसा दिया, you gave some goods or services, you get paid for that. It is called as what? The transaction of commercial nature. आई बात समझ में आपको? So if a chartered accountant who is eligible directly or indirectly enters into a business relationship with the, यहां पे ग्रुप कंपनीज, बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको, with the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company and associate company. तो यहां पे सब्सिडरी किसकी किसकी है? सब्सिडरी होल्डिंग की भी है और सब्सिडरी एसोसिएट की भी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, यू हैव टू रीड दैट वेरी केयरफुली। सो अगर इनके साथ अगर वो ट्रांजैक्शंस ऑफ कमर्शियल नेचर, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप वाले ट्रांजैक्शंस करता है, तो ही इज व्हाट? डिस्क्वालिफाइड। बात सही है एकदम? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। सो इफ यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, यू आर डिस्क्वालिफाइड। सो यू रिमेंबर, इफ आई एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विथ व्हाट, लेट अस से इंडिगो एयरलाइंस में, मेरे पास ऑडिट है इंडिगो एयरलाइंस का, बट मैं उनके फ्लाइट से गया, मैं क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाई। व्हाई? बिकॉज आई एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ कमर्शियल नेचर। I went to Taj Hotel Mumbai and I stayed over there. I paid them the money, but I am the auditor, so I am what? Disqualified. आई बात समझ में आपको? Because I entered into a transaction of what? Commercial nature. Reliance Jio का ऑडिट छोड़ना पड़ा मेरे को. Why? Because I was using the Jio services. गलत हो गया ना ये? Because if I am the auditor and I am entering into transactions of commercial nature, then what happens? I am disqualified. So this is something like, कुछ तो भी गड़बड़ है सर। अरे ये तो छोड़ो, लास्ट वार्निंग, ठीक है ना? हाँ। सो अब ये तो छोड़ो। इफ आई एंटर, मतलब इफ आई गिव प्रोफेशनल सर्विसेज, इफ आई गिव व्हाट? प्रोफेशनल सर्विसेज टू माय क्लाइंट, he gives me money, it is also what? A transaction of commercial nature. It is also what? A transaction of commercial nature. तो I am disqualified, मतलब मैं उनका ऑडिट करने जा रहा हूं, I am what? Disqualified. मजा। तो इसके लिए यहां पे वो बोला है एक्सेप्शन। क्या बोलता है? एक्सेप्ट। सो इफ यू एंटर इनटू बिजनेस रिलेशनशिप, यू आर डिस्क्वालिफाइड, बट देयर इज व्हाट? सर्टन एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या है? वो एक्सेप्शंस क्या क्या है? नंबर 1, प्रोफेशनल सर्विसेज, थैंक गॉड, अलाउड है। नंबर 2, द ट्रांजैक्शंस विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कंडक्टेड एट द आर्म्स लेंथ प्राइस। मतलब आप ये जो होटल का, ट्रैवलिंग का, टेलीकम्युनिकेशन का, ये जो भी खर्चा है आप कर सकते हो, आप उनके साथ वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड बी बट व्हाट? एट आर्म्स लेंथ प्राइस। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे आप किसी और को डील करते हो, किसी और के साथ मार्केट जो प्राइस पे ट्रेड करते हो, वैसे अगर आपके साथ भी हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई आपको? सो इस केस में अगर अदर देन आर्म्स लेंथ प्राइस अगर ट्रांजैक्शन होता है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, बट अगर वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होता है तो इट इज व्हाट? क्वालिफाइड। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, फटाफट जवाब देना। बिजनेस रिलेशनशिप ऐसे क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड है? डिस्क्वालिफाइड है। बट अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप प्रोफेशनल सर्विसेज के है या ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो क्वालिफाइड है डिस्क्वालिफाइड? बात सही है एकदम? यस सर। तो ये फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन फिनिश हो गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ता है नेक्स्ट, सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन तो पढ़ लिया था, इफ यू रिमेंबर। क्या था वो सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन? अ पर्सन हुज रिलेटिव is a director or is employed as a director or key managerial person। सही बात है ना? is disqualified। वो सिक्स्थ था। सेवेंथ में आते हैं।
7th में 2 डिस्क्वालिफिकेशन है. नंबर 1, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर. मालिक अगर वो कहीं फुल टाइम जॉब कर रहा है, ही इज डिस्क्वालिफाइड. पूछो ना क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो कहीं फुल टाइम नौकरी कर रहा है उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा ही नहीं. और अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो मतलब वो क्वालिफाइड नहीं है, और क्वालिफाइड नहीं है इसका मतलब ही बेटे वो डिस्क्वालिफाइड है. एकदम सिंपल सी बात है. सो इफ ही इज फुल टाइम एम्प्लॉयड एल्सवेयर, ही इज व्हाट? डिस्क्वालिफाइड. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर. अब आगे इसी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. क्या बोल रहे हैं बच्चों? सेकेंड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इज सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. तो सीलिंग क्या, कितना, कब, कैसे है? तो सीलिंग जो लगाया हुआ है 20, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज ओन अकाउंट कैन डू 20 कंपनी ऑडिट्स. इसका मतलब फॉर 21st कंपनी, मेरा बच्चा, इसका मतलब फॉर 21st कंपनी that chartered accountant is what? Disqualified. For the 21st company, he is what? Disqualified. Okay. Now the question is, sir ये 20 ये for a financial year है, कब है, कैसा, क्या देखने का? तो it is to be seen as on the date of appointment. It doesn't matter कि आपको कौन से साल के कितने ऑडिट्स है. ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 1 का 20 ऑडिट, 2 का 20 ऑडिट एक साथ अभी कर रहा हूं ना. एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अब भी तुम्हारे हाथ में कितने ऑडिट्स है वो देखना है. आई बात समझ में? सो द 20 सीलिंग इज टू बी सीन एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. सर ये सीलिंग पर पर्सन है या सर ये सीलिंग पर फर्म है? तो मेरा बच्चा ये सीलिंग जो है ये पर पर्सन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ फर्म्स यू आर पार्टनर इन. मतलब जैसे ABC, ये 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिविजुअल है और उनके अलग अलग फर्म्स AB, BC, CA, ABC, भले कितने ही फर्म्स बना लो, इन्होंने कितने ही फर्म्स बना लो, आप समझिए सारे फर्म्स मिलके, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे फर्म्स मिलके वो A क्या कर सकता है? सिर्फ 20 कंपनी ऑडिट्स कर सकता है एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन हिज ओन अकाउंट. क्लियर एकदम बात? यस सर. सो 20 कंपनीज to be sealing is of 20 companies to be seen as on the date of appointment. The sealing is applicable per person and not per firm. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. यहां पे इस सीलिंग के अंदर कुछ कुछ कंपनीज को हमने इंक्लूड नहीं करना है. These companies are excluded from being counted in the sealing of 20 company audits. क्योंकि आप समझिए इंडिया में वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम है, और जो कंपनीज बन रही है आज के तारीख में, हर दिन हजारों कंपनीज नहीं बन रही है. सो द डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड देयर विल बी सर्टेन कंपनीज विल बी लेफ्ट आउट विदाउट एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो इसीलिए लॉ मेकर्स ने सोचा कि भाई इस 20 सीलिंग में से कुछ कंपनीज को हमने क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए. तो वो कौन सी कंपनीज है? सो नंबर 1 पर्सन कंपनी, number 2 small company, number 3 dormant company, and number 4 private limited company with paid up share capital less than 100 crores. आई बात समझ में आपको? ये 4 कंपनीज को सीलिंग में हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना है. आई बात समझ में? मतलब सर अगर मैं प्राइवेट कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 crores, सर स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, 1% कंपनी, सर इसका 30, 40, 50 कर सकता हूं? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये कंपनीज ने प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 137 एंड 92, आई बात समझ में, अगर इसको पूरा नहीं किया है, इफ दे फेल टू कंप्लाई with provisions of section number 137 and 92, आई बात समझ में, तो उस केस में क्या हो जाएगा? they will be then counted in the sealing on number of audits. क्लियर एकदम बात? सो बताओ मुझे बच्चों, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स कितना है? कम ऑन एवरीवन, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स कितना है? 20. ये सीलिंग कैसा लगेगा? पर पर्सन एंड नॉट पर फर्म.
टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आई बात समझ में? कौन से कंपनी इसके अंदर शामिल नहीं होंगे? 1 person company, small company, dormant company and private limited company with paid up share capital less than। एकदम सही बात है। यस सर। इस कंपनीज को सीलिंग्स में कब इंक्लूड करेंगे? व्हेन दे डू नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 92 एंड 137। डन है? यस सर। नाउ वी मूव ऑन टू द 8th डिस्क्वालिफिकेशन। 8th डिस्क्वालिफिकेशन बहुत भारी। क्या बोलता है? इफ अ पर्सन इज कॉन्विक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। इफ अ पर्सन इज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड and a period of 10 years has not elapsed from the date of conviction, then he will be what? Disqualified। मतलब convicted मतलब आप समझिए proved guilty। convicted का मतलब क्या होता है? He is proved guilty। कानून के नजरों में वो गुनेगार साबित हो चुका है। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं? He is not on trial, proceedings are not underway, he is proved guilty, उसको बोलते हैं convict। convicted by whom? Court, not by tribunal, not by ICI, not by any government, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट। फिर वो कोर्ट कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, इंपॉर्टेंट क्या है? वो कोर्ट होना चाहिए। सो इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, तो उस समय से जब वो कॉन्विक्ट हुआ, उस समय से लेके 10 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा। आफ्टर 10th year he is back to what? Being qualified। आई बात समझ में? यस सर। इसी के साथ एक मिलता जुलता एक सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, वो है सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5। 140 सबसेक्शन 5 क्या बोलता मालिक? अगर आप समझिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, स्क्रीन पे देखना ध्यान से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक तो खुद से, दैट इज सुमोटू, वो खुद से या on a request or an application received to them by whom? Any person concerned or central government, कि that कंपनी के ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, he acted in the fraudulent manner, he colluded or abetted in the fraud, उसने फ्रॉड में साथ निभाया है या किसी को उकसाया है फ्रॉड करने के लिए। और यहां पे अगर NCLT अगर वो इस एप्लीकेशन, इस रिक्वेस्ट से अगर सहमत है कि हाँ भाई ये ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करा है, तो उस केस में he will pass an order that such auditor shall not continue as the auditor of the company। बट अगर ये एप्लीकेशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया है, मतलब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट किया गया है, और NCLT अग्री करता है, NCLT सेटिस्फाइड, तो उस केस में क्या हो जाएगा? It will pass an order that the existing auditor shall not function within 15 days and central government shall appoint a new auditor। आई बात समझ में? ये सिनारियो क्या हो रहा है कि बस अगर NCLT अपने आप से या NCLT को अगर एप्लीकेशन मिला है बाय एनी पर्सन कंसर्न और सेंट्रल गवर्नमेंट कि ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करा है, तो हम उस ऑडिटर को बोलेंगे भाई तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका पनिशमेंट, इसकी पेनल्टी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑडिटर के ऊपर? अगर NCLT ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया कंक्लूडिंग दैट कि यस ऑडिटर हैज एक्टेड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, तो ही विल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो आप समझिए, जब हम लोग डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, अगर a convicted order has been passed by the court, he is disqualified for a period of 10 years। but अगर NCLT ने ऑर्डर पास करके बोला कि ऑडिटर हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, he will not be eligible for a period of 5 years। अंडरस्टूड बेटे? यस सर। तो ये अपना डिस्क्वालिफिकेशन कंपेयर्ड विद सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 क्लियर एकदम? यस सर। Now let's move on to the last disqualification, then we are done with the very important part of what? The list of disqualifications। आई बात समझ में आपको? yes sir। so last part जो है, that is 9th, is what? the prohibited services। all eyes on the screen। prohibited services की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिवाइड करते हैं।
मतलब क्या डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, फिर हम लोग बात करते हैं क्या नहीं प्रोवाइड कर सकता है और वो किसे नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इसको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले कौन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, मतलब मैं एलिजिबल पर्सन, मेरी कोई भी किसी भी तरीके की सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, मतलब मेरी कोई भी किसी भी तरीके की सब्सिडरी, एसोसिएट या एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी मैं सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं। किसे? कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, उसकी होल्डिंग एंड उसकी सब्सिडरी, बस। इसमें एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी वगैरह नहीं है, इमोशनल होने का नहीं। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट या एनी अदर फॉर्म ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एंटिटी कैन नॉट प्रोवाइड services as mentioned under section number 144 to the company, holding company, subsidiary company। आई बात समझ में? तो सर वो 144 में कौन से सर्विसेज है? बैड माफिया। क्या मेमोरी टेक्निक है इसका? बैड माफिया। अब आप नोट्स में आइए, नोट्स में कहा? अपने मॉड्यूल में, वहां पे आपको लिस्ट दिखेगा सेकेंड पेज पे बैड माफिया का। सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बैड माफिया? बी मतलब हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ए मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, नहीं अपन ने दूसरा पढ़े थे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। सो बी मतलब क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ए मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। डी मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एम मतलब मैनेजमेंट सर्विसेज। ए मतलब एक्चुरियल सर्विसेज। आई मतलब एफ मतलब आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। आई मतलब इंटरनल ऑडिट एंड ए मतलब एनी नहीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। आई बात समझ में? एंड लास्ट में एनी अदर सर्विसेज। बेसिकली ये जो है आपके सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स को अवॉइड करने के लिए है। सो बी मतलब क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ए मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। डी मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एम मतलब मैनेजमेंट सर्विसेज। ए मतलब एक्चुरियल सर्विसेज। एफ मतलब आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। आई इंटरनल ऑडिट एंड ए मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। लास्ट 9 पॉइंट बोलता है एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। एंड विद दिस वी कंप्लीट विथ व्हाट? सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3। क्लियर है एकदम? कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते, जो पढ़ा हुआ ये रिकॉल हो रहा है क्या आपको? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग रिविजन। ओके यस। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4 which talks about casual vacancy। ऑडिटर अपॉइंट हुआ बोलो हाँ या ना? सो ऑडिटर अपॉइंट हुआ। अपॉइंट होने के बाद देखो ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस है हम लोग देखते हैं एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उस समय पे नहीं भी था, बट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटेड ही अट्रैक्ट्स व्हाट? डिस्क्वालिफिकेशन। तो उसको जाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा। सो ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। सच अ वेकेशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कैजुअल वेकेंसी। आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड, if the auditor attracts any disqualification, he is supposed to vacate the office, and such a vacation, my dear friends, is nothing but called as casual vacancy। आई बात समझ में आपको? Anyone, any doubt, difficulty, query? Shall we proceed from here? Yes sir। सो अब यहां से 141 सबसेक्शन 4 होने के बाद अब हमें एक बहुत ही काबिल तारीफ ऑडिटर मिल चुका है जो एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो क्या अब हम आगे जाके क्या इस ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं? क्या बोलना पड़ेगा? यस सर। सो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होगा अंडर सेक्शन नंबर 139। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा अंडर सेक्शन नंबर 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब इसके अंदर पहले हम लोग को 4 सबसेक्शन पढ़ने हैं। स्क्रीन पे देखने का, बिल्कुल भी स्टाइल नहीं मारने का, एकदम आराम से पढ़ के बोलने का।
सेक्शन नंबर, अभी ये चीजें थोड़ी और फास्ट होगी क्योंकि ये प्रोसीजरल पार्ट है, इसमें कोई भी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोसीजर. सो ध्यान से सुनना, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर. सेक्शन नंबर 139 की जब बात करते हैं तो बेटे क्या बोलते हैं, देखो दो टाइप के ऑडिटर्स हैं, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर. मतलब जब कंपनी पहली दफा इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी जब पहली बार इनकॉर्पोरेट होती है और उस समय पे जो ऑडिटर आता है उस ऑडिटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्स्ट ऑडिटर. एंड उस ऑडिटर का समय टेन्योर खत्म होने के बाद जो ऑडिटर आता है उस ऑडिटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर. ये बात समझ में आई? यस सर. अब ये फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है तो दो टाइप के कंपनीज की बात करिए, चाहे फिर वो फर्स्ट हो या सब्सिक्वेंट हो. दो टाइप की कंपनीज कौन सी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. कौन से दो टाइप के हैं बच्चों, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. अब समझिए बात को, यहां पे जो डिस्टिंक्शन किया गया है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द टाइप ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट होल्डिंग. इट इज नॉट बेस्ड ऑन पब्लिक और प्राइवेट, लिस्टेड और अनलिस्टेड, but it is based on what, the stake of government in that company. So it is classified based on what, whether it is a government company or non-government company. आई बात समझ में? So if you look at the chart, what do you see? फिर चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, दोनों में दो टाइप की कंपनीज आपको दिखेंगी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर है एकदम बात? यस सर. तो अब इसके सबसेक्शंस की बात करते हैं. 139, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, 139 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5. ध्यान से देखो और फिर से एक बार बोलो कौन से टाइप के हैं यहां पे, बताओ चलो फटाफट. 139 सबसेक्शन 6, 139 सबसेक्शन 7, 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 5. अब इसको किस तरीके से बोलेंगे, 139 सबसेक्शन 6 मतलब क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. उसके बाद 139 सबसेक्शन 7, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. 139 सबसेक्शन 1, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. 139 सबसेक्शन 5, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर है? तो ऐसे आपको सबसेक्शंस ध्यान में रखना है. सबसेक्शंस कौन से, 6, 7, 1, 5. बोलो और एक बार, 6, 7, 1, 5. इजी एकदम? यस सर. अब प्रोविजन, उसका प्रोसीजरल पार्ट, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनना समझना. रेडी? बोलो रेडी? यस सर. ओके, तो एकदम बेस्ट करते हैं. 139 सबसेक्शन 6 मतलब एकदम एक झटके में इसको समझते हैं और याद भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं. प्रोसीजर पूरा का पूरा किधर, टाइमलाइन पे चलेगा. ठीक है? अब जैसे फर्स्ट ऑडिटर 139 सबसेक्शन 6 इट टॉक्स अबाउट व्हाट, फर्स्ट ऑडिटर. बराबर के नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. सो देखो जैसे ही, दिस इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टाइमलाइन पे फोकस करने का. दिस इज व्हाट, द डेट ऑफ. तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेट होते से ही शुरुआती कितने दिनों में, 30 डेज में. विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसको पावर दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साहब आप क्या कर लीजिएगा, आप फर्स्ट ऑडिटर को आप अपॉइंट कर लीजिएगा. बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते हैं विद इन फर्स्ट 30 डेज, तो ये फेलियर के बाद क्या हो जाएगा, आपको उस दिन से 90 डेज तक, मतलब फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, बराबर 30 to 90 का जो समय है, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं, उस पीरियड में आपने क्या करना है, क्या करना है, मतलब आपको और 90 दिन मिलेंगे. विद इन 90 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज यू हैव टू डू द अपॉइंटमेंट. विद इन 90 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स. रिमेंबर यहां पे क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स एंड नॉट शेयर होल्डर्स. क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स एंड नॉट शेयर होल्डर्स. क्लियर एकदम बात? यस सब. आगे बढ़ते हैं. तो मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट
एंड वो ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएगा. सो एनीवन एनी क्वेरी बोलो. सो अगर हम लोग देखते हैं इसको तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. अब जितना जितना पूछ रहा हूं उतना उतना जवाब देना. द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय within how many days? 30 days from the date of incorporation. If they fail, power goes to, they appoint within 90 days. Clear एकदम? From the expiry of 30 days. Clear एकदम? Yes sir. इसका जो tenure है ये कब तक होगा बच्चों? Till the conclusion of first annual general meeting. Anyone any query, any difficulty till here? No sir. अब ध्यान से सुनना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी काम है वो कितने दिन में करेंगे? 30 डेज में करेंगे. कितने दिन में करेंगे? 30 डेज में करेंगे. अब देखो याद रखने के लिए सिंपल है. बोलो BOD 30D. मतलब उनके नाम में ही आपको दिखेगा क्या है, उनके नाम में ही आपको दिखेगा 30 डेज है. दिख रहा है क्या आपको? दिखा रहा हूं, एक सेकंड रुकना है ना. ये BOD दिख रहा है आपको? यस. एंड अब अगर आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है? 30D. अरे दिखा क्या नहीं दिखा? हाँ ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको? किधर गया रे? ये इधर रहा ना, ये BOD दिख रहा है आपको. अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 30D. तो भाई आंखें बंद करके बराबर जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात होती है सो आपने 30 डेज वहां पे चिपका देना है. ध्यान में रखना. सब्जेक्ट टू एक सेक्शन. कौन सा? सेक्शन नंबर 128. कैन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस? Yes sir. Subject to board of directors pass a resolution and inform ROC within 7 days. वो एकमात्र काम है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन में करता है? 7 दिन में. बाकी सब उनको काम करना है विदिन 30 डेज. बात सही है एकदम? यस सर. बोलो, बोलना. छोड़ दिया. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से. ये बोलना पड़ेगा कुछ आपको. सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 के बारे में. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट इज द सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 7. 139 सबसेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ. वेरी गुड. सो गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो अब गवर्नमेंट के लोग हैं तो इनको टाइम लगेगा, मालिक बड़े लोग हैं, तो इसके लिए C&AG को जहां बोर्ड को 30 डेज दिए जाते थे यहां पे फर्स्ट अथॉरिटी को डबल टाइम पीरियड दिया गया है और वो 60 डेज कर दिया गया. अब 60 डेज दे दिया. अब मान लो C&AG फेल हो गया. अब बात को समझना दोस्तों, हाँ एकदम अच्छे से. अब C&AG फेल हो गया, टाइमलाइन पे फोकस करना. सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्या हो गया? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 60 डेज में किसने अपॉइंट करना था? C&AG ने. बट अगर C&AG फर्स्ट 60 डेज में अपॉइंट नहीं करता है तो सेकंड ऑडिटर, सेकंड जो अथॉरिटी है उसको टोटल कितना समय मिलना चाहिए? सेकंड अथॉरिटी मतलब कौन है? ना सेकंड अथॉरिटी मतलब यहां पे कौन है? BOD एंड मेंबर्स कंबाइंड टुगेदर इज अ सेकंड अथॉरिटी. फर्स्ट अथॉरिटी कौन है? C&AG. सेकेंड ऑथोरिटी कौन है? BOD प्लस मेंबर्स. आई बात समझ में? तो सेकेंड ऑथोरिटी को कितना टाइम पीरियड देते हैं अपन? 90 डेज. सेकेंड ऑथोरिटी को कितना समय देते हैं? 90 डेज. जिसमें का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा कितना दिन लेगा? 60 डेज या 30 डेज? 30 डेज. तो बचे हुए कितने? 90 में से 30 गए तो 60. वो किसको मिलेंगे? मेंबर्स को. समझा नहीं समझा? सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि व्हेन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन C&AG is supposed to appoint the auditor within 60 days. And if the C&AG fails, the power goes to board. Board will appoint within 30 days. If the board fails, the power goes to members and they appoint within. And इसका tenure कब तक होगा? Till the conclusion of first annual general meeting. Clear एकदम? Yes sir. So मेरा बच्चा हमने क्या बात करी यहाँ पे? बताओ. हमने बात करी यहाँ पे सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7. क्लियर है एकदम? यस सर. क्या फटाफट एक बार बोल देंगे? फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर अपॉइंटेड बाय विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
If they fail, power goes to. They appoint within. They appoint within. They appoint within. Tenure is till conclusion of 139 subsection 7. Appointed by Comptroller and Auditor General of India within from the date of. If they fail, power goes to. They appoint within. If they fail, power goes to. They appoint within. Tenure is till conclusion of. कोई क्वेरी यहां तक? आसान है एकदम. लेट्स गो अहेड नाउ. अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1. अब देखो, आप समझिए बात को, एकदम सिंपल करते हैं यहां से. अब यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट एजीएम में क्या उस ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो गया. मतलब वो ऑडिटर जो फर्स्ट ऑडिटर था उसका फर्स्ट एजीएम में क्या हो गया मालिक, टेन्योर खत्म हो गया. मतलब अब वो क्या होगा, रिटायर होगा. उसके जगह पे किसी और को तो लेके आना पड़ेगा ना. उस ऑडिटर को जो उसके जगह पे आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर. आई बात समझ में. तो अब इसका टेन्योर कहां खत्म हो रहा है, इसका टेन्योर कहां खत्म हो रहा है, फर्स्ट एजीएम में. तो नया ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहां अपॉइंट करना है, फर्स्ट एजीएम में. मतलब इसका मतलब आप समझिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन फर्स्ट, मत बोलो इन वेयर, एजीएम. So subsequent auditor will be appointed in the annual general meeting. अब annual general meeting होती किसकी है, so he is appointed by, एकदम सही है ना. तो subsequent auditor in case of non-government company is appointed in annual general meeting by, एकदम सही है. And his tenure is till conclusion of 6th annual general meeting. His tenure is till conclusion of 6th annual general meeting. जिस मीटिंग में वो पहली दफा अपॉइंट होता है, द मीटिंग इन विच इज फर्स्ट अपॉइंटेड इज कंसिडर्ड एज इज फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. तो इसको टोटल कितना साल मिलता है, 5 साल. 6 एजीएम मींस 5 years. क्लियर है एकदम, बोलो यस और नो. यस, दैट्स इट. सो यहां पे ये अपना पार्ट हो गया किसके बारे में, सेक्शन नंबर, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 139 सबसेक्शन 1. Clear एकदम, yes sir. Now let's go ahead and talk about section number 139 subsection 5, which talks about appointment of subsequent auditor in case of government company. So in case of government company की जब बात करते हैं तो भैया चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, कौन आएगा, Comptroller and Auditor General of India. And C&AG will do the appointment within, very important, within 180 days from the commencement of the financial year. मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ऑडिटर चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 180 दिनों में C&AG ऑडिटर अपॉइंट करेगा. आई बात समझ में आपको. So the auditor in case of subsequent auditor in case of government company will appointed by Comptroller and Auditor General of India within 180 days from the commencement of financial year. क्या ये बात सही है? और इस ऑडिटर का टेन्योर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड इज इसका टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. सो ये पॉइंट आपको एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स में बहुत केयरफुली आपको रीड करना है और आंसर देना है. क्योंकि आप समझिए, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर उसका टेन्योर है टिल द 6th एजीएम, बट गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है उसका टेन्योर है टिल द नेक्स्ट एजीएम. सो वो एजीएम टू एजीएम चलेगा. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी 6 एजीएम टू 6 एजीएम चलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या यहां तक आपको समझ में आया? एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर. सो यहां पे वी कंक्लूडेड विथ व्हाट, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7. आर वी गुड? यस सर. नाउ वी गो अहेड. नाउ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यस सर. ओके. Now we go ahead and talk about is what? Now we go ahead and talk about what? Section number 139 subsection 8. Section number 139 subsection 8. ऐसा भी बोल सकते हैं, सीए हो गया लेट
इसके लिए हो गया कैजुअल वेकेंसी। आई बात समझ में आपको? यस, बोल सकते हैं, बोलना है तो ठीक है, नहीं बोलना तो मत बोलो, मारो मत बेचारे को, ऐसा है ना, बट कोई बात नहीं, याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 सीए हो गया, तो इसीलिए हो गई कैजुअल वेकेंसी। नाउ वी हैव टू डू व्हाट इज फिलिंग ऑफ कैजुअल वेकेंसी। फिर से एक बार बोल रहा हूं आपको, इट इज नॉट फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, इट इज फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। सो कैजुअल वैकेंसी वो हम लोग को भरना है। देखो, क्योंकि हमने क्या कहा था, हर घड़ी हर समय कंपनी को कौन चाहिए? ऑडिटर चाहिए। अगर वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्वालीफाई हो गया या कुछ भी हो गया जिसके वजह से इफ ही इज वेकेटिंग द ऑफिस, तो भाई हम लोग को नया ऑडिटर उसके जगह पे चाहिए। सो अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8, under section number 139 subsection 8 we are doing what? Filling of casual vacancy. Done है एकदम? Yes sir. फिर से यहाँ पे मेरे बच्चों दो टाइप की कंपनीज होंगी, कौन सी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। दो रीजंस यहाँ पे कौन से? एक है रेजिग्नेशन और दूसरा है 3D। क्या बोल रहे हैं? एक है रेजिग्नेशन एंड दूसरा है 3D। व्हाट इज 3D? 3D मतलब क्या? एक तो डेथ, मतलब क्या बोला, हो गया लेट, बराबर, प्यारा हो गया ऊपर वाले को। सो एक तो डेथ, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन या थर्ड डिसोल्यूशन। सो 3D में क्या आ रहा है? एक तो डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ ए सीए फर्म एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट सीए। आई बात समझ में? सो यहां पे ऐसे रीजंस कौन से है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, दो रीजंस है। वो दो रीजंस कौन से है? एक है रेजिग्नेशन एंड दूसरा है 3D। एक है रेजिग्नेशन, दूसरा है 3D। कोई डिफिकल्टी? आसान है एकदम? यस सर। चलो, तो फिर अब बात करते हैं सबसे पहले अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, चाहे वो, मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, चाहे वो रेजिग्नेशन हो या चाहे वो 3D हो, मतलब वो रेजिग्नेशन के वजह से चला गया हो या चाहे वो डेथ, डिसोल्यूशन या डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से गया हो, सबसे पहले यहां पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब भाई आप समझ लो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो, पावर विल बी गिवन टू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कि मालिक आप क्या कर लो, ऑडिटर को आप अपॉइंट कर लो। कोई डिफिकल्टी यहां तक? कोई डिफिकल्टी यहां तक? आसान है एकदम? यस सर। चलिए, अब ये जो CNDG है यहां पे अपॉइंट करेगा, केयरफुली ध्यान से पढ़ना समझना कि ही विल बी अपॉइंटिंग इट विद इन 30 डेज। कितने दिनों में बच्चे? 30 डेज में। सो ही विल बी अपॉइंटिंग विद इन 30 डेज। कोई डिफिकल्टी यहां पे? नो सर। चलिए चलिए, क्या हुआ? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड ना, ए इधर नहीं, ये सब चालू है, उधर कुछ भी नहीं हुआ उधर। हाँ क्या हुआ? नहीं बट इधर चालू है सब। हाँ वो इधर नेटवर्क का कुछ हुआ होगा। वो क्लास में आ भाई, जल्दी आ। कभी कभी वो इंटरनेट का इशू हो सकता है ना वो। हाँ। चलो चालू हो गया वापस। चलो, इंटरनेट बंद हो गया था क्या? अब एक बार चेक कर ले ना, क्लियर है अब बोल रहे। तू आया और तू आया, आते जाते थोड़ी थोड़ी देर में तू आया कि सब एकदम ऑल ओके चकाचक। चलो ए चलो 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 कम। सो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ए मेरा बच्चा, चलो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? गवर्नमेंट कंपनी के केस में। फिर चाहे वो, ध्यान से सुनना, चाहे वो रेजिग्नेशन हो या चाहे वो 3D हो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा?
So appointment will be done by Comptroller and Auditor General of India within how many days? 30 days. Clear है एकदम? Yes. But अगर C&AG फेल हो गया, अगर C&AG फेल हो गया तो यहां पे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा विद इन द नेक्स्ट 30 डेज. तो गवर्नमेंट कंपनी का मालिक फंडा एकदम सिंपल है. वो फंडा क्या है? एकदम सिंपल है कि भाई चाहे वो रेजिग्नेशन हो या चाहे वो 3D हो, यहां पे अगर कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में हुआ तो सबसे पहले C&AG अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज. इफ दे फेल, पावर गोज टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दे विल अपॉइंट विद इन द नेक्स्ट 30 डेज एंड द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड. क्लियर है एकदम? यस सर. चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या कहता है कि अगर एक रीजन है 3D, कौन सा? 3D. उसमें क्या क्या आता है? डेथ, डिसोल्यूशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. तो समझो बात को, ये नेचुरल फैक्टर्स है, ये नेचुरल रीजंस है. अब वो सीए खुद नेचुरली मर गया ना भाई, बराबर. उसका फर्म डिस्क्वालीफाई हो गया या उसका फर्म डिसॉल्व हो गया, हम क्या करें भाई? तो उस केस में नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, ध्यान से सुनना, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर 3D ये रीजन है तो दोस्तों यहां पे ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय BOD विद इन 30D. तो इसके लिए हमने उसको एकदम सिंपल क्या करा, इसको 3D BOD 30D. आई बात समझ में? नॉन गवर्नमेंट कंपनी 3D BOD 30D. डन है जी? डन है एकदम मस्त. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब बट ये रेजिग्नेशन के केस में ऑडिटर ने आखिरकार रेजिग्नेशन दिया तो दिया क्यों? अब आपको ये बातें अच्छी लगेगी. क्या उसके ऊपर किसी ने कोई लिमिटेशन लगाया था? क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन था? क्या उसको काम करने के लिए रोका गया? ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ऑडिटर बोलता है कि नहीं, मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं खेलना चाहता आपके साथ, आई एम गोइंग बाय टाटा. तो ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया, ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया. अब मालिक, ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया मतलब इट इज अ वेरी सीरियस थिंग, बराबर के नहीं? तो बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने कुछ प्रेशर लगाया होगा ना. तो अब उसकी अगर वैकेंसी फिल करनी है, सो दैट पावर इज गिवन हाउ, लाइक व्हाट? ध्यान से आइए देखिए. सो यहां पे क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो डाउट विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज. इसमें कोई डाउट नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट ये अपॉइंटमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, ये अपॉइंटमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा बाय मेंबर्स इसका अप्रूवल देंगे. विद इन हाउ मेनी मंथ्स? विद इन 3 months. बट फोकस करना, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन. मतलब क्या होगा, आप समझिए बात को. कैजुअल वैकेंसी हुआ, बोलो हुआ. कैजुअल वैकेंसी हुआ, बोलो हुआ. अब कैजुअल वैकेंसी होने के बाद 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है ना. अरे बोलो. तो भाई ऐसा थोड़ी होगा कि बोर्ड 30 दिन बाद मिलेंगे मीटिंग में, अरे किसको अपॉइंट करना, चलो ये सीए को अपॉइंट करते हैं, ऐसा थोड़ी होगा ना. मीटिंग के पहले उनका डिस्कशन होगा, सुझाव दिए जाएंगे, रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे कि कौन से ऑडिटर को कंसीडर करना है करके. आई बात समझ में? तो ये जो सुझाव दिया जाएगा वो 30 दिन के पहले वो लोग क्या करेंगे बच्चे? रिकमेंडेशन देंगे. आई बात समझ में? और 30th डे और विद इन 30 डेज में वो ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट यहां से 30 दिन, सॉरी यहां से 3 महीने, कहां से? रिकमेंडेशन से. रिकमेंडेशन से 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी के मेंबर्स ने इसका अप्रूवल देना चाहिए. सो ये ध्यान में रखना, इट इज नॉट 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, बट इट इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बात समझ में आई? एनीवन, एनी डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी? इजी है एकदम? यस सर. सो दिस वाज द पॉइंट माय डियर बच्चा लोग, इन केस ऑफ व्हाट? कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजिग्नेशन. सारे पॉइंट्स एक बार बोल के निपटा दें. यस सर. ओके चलो फटाफट. सो क्या कहते हैं यहां पे? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. दो कंपनीज. कौन सी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. 2 रीजन. कौन से? रेजिग्नेशन एंड. बहुत बढ़िया. सो जब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो रेजिग्नेशन हो या चाहे वो 3D हो,
फिल कौन करेगा? Comptroller and Auditor General of India. Within how many days? 30 days. If they fail, power goes to Board of Directors. They will fill within 30 days. खत्म हो गया. अब बात करते हैं in case of non-government company. 3D, BOD, 30D. So Board of Directors will fill the vacancy within 30 days. खलास. But अगर ये बेटा resignation है तो Board of Directors will do the appointment within 30 days from the date of casual vacancy. And such appointment shall be approved by members within 3 months from the date of. Done है? कोई query? चलो, ready? Yes? Okay. चैन से सोना है तो जागिए, नहीं तो यहां से भागिए. बहुत भारी था ये. चलो, सो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 2. अब ये सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ए मेरा बच्चा, सब लोग ध्यान देंगे. 140 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. सब लोग ध्यान दे रहे क्या? ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ, अब उसने रेजिग्नेशन दिया ना ऊपर, अब उसके ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई 140 सबसेक्शन 2 में. उसने क्या करना है? चार्ट को देखते जाना, समझते जाना. चलो, सो क्या कर रहे हैं? ही इज सपोज टू सिंपली डू व्हाट? फाइल अ स्टेटमेंट. क्या करना है उसको? फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADD 3. बहुत सिंपल प्रोसीजर है. मैंने रेजिग्नेशन दिया, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ. ओके, सो तू जाएगा ना, तू जा. जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता. सो अब वो जा रहा है तो जाते जाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगा दी. इट इज एन ऑप्शन और ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन. इट इज नॉट एन ऑप्शन. सो क्या ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर? भाई फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADD 3 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन. सो 30 दिन के अंदर अंदर आपने एक स्टेटमेंट फाइल करना है इन फॉर्म नंबर ADD 3. अब उसमें क्या लिखना है? फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन. आखिर तुमने इस्तीफा दिया तो वो क्यों दिया? आई बात समझ में? और वो किसको देना है? नंबर 1, अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी एंड ROC. बट अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इट इज टू बी गिवन टू कंपनी, ROC एंड एज वेल एज C&AG. आई बात समझ में? यस सर. तो क्या कहता है यहां पे? एकदम सिंपल प्रोसीजर है मालिक. क्या प्रोसीजर है? बताओ 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 बताओ. 140 सबसेक्शन 2 बात करता है अबाउट ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. ही इज सपोज टू फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADD 3 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन. बराबर के नहीं? सो इसमें क्या लिख के देना उसको? फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग, फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन. सो ये किसे किसे देगा? अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी एंड ROC. बट अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी, ROC एंड C&AG. बराबर. अब वो बोलता है मेरे को नहीं खेलने का तुम्हारे साथ, ऑलरेडी तुमने मेरे ऊपर इतना प्रेशर लगाया, ऐसे ये किया, मेरे को नहीं खेलने का. तो यहाँ पे लॉ बोलता है तेरे को देना पड़ेगा. और अगर नहीं दिया तो कौन सा सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा? 140 सबसेक्शन 3. ये 140 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? इसमें आपको लगेगा पेनल्टी, इसमें आपको लगेगा फाइन. वो कितना लगेगा? नंबर 1, ₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस. ₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस. ये कब लगेगा? रेजिग्नेशन दिया, ध्यान से सुनना. रेजिग्नेशन दिया 30 दिन में फाइल करना था. बोलो यस और नो. 30 दिन में नहीं किया, 31st डे को आपको जुर्माना लगेगा, डायरेक्ट पेनल्टी एप्लीकेबल. अब वो कितना होगा? एक तो 50,000 या आपका रेम्यूनरेशन, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको लगेगा. आई बात समझ में? ये 31st डे का जुर्माना है आपका. बराबर के नहीं? बट 31st डे के बाद भी नहीं करोगे. सो देयर विल बी एडिशन ऑफ ₹500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, 32nd, 33rd, 34th. For every day after the 31st, you will be charged with what? ₹500 per day. Subject to maximum of ₹2 lakhs. So maximum fine आपको लगेगा वो होगा 2 lakhs. आई बात समझ में आपको? Yes sir. That is what is the penalty which is given under section number 140 subsection 3.
सो यहां पे हमने क्या फिनिश किया बच्चे? 140 सबसेक्शन 2, 140 सबसेक्शन 3. क्लियर है एकदम? यस सर. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर. चलो नाउ, ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस. सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 जो बात करता है अबाउट व्हाट? किसके बारे में बात करता है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिटर को घुमाने का है. अब पहले ये प्रोविजन आया क्यों उसको समझो. बातें नहीं करने का, बहुत इंपॉर्टेंट चालू है ना. आप लोग थक गए क्या? हाँ बोलने का नहीं, कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूं, समझ रहे ना? तो लाड में आने का नहीं. एग्जाम सर पे है अभी, ये रिवीजन इतना डिटेल में होना भी बहुत जरूरी है, तो लाड में बिल्कुल भी आने का नहीं है. ठीक है ना? हाँ जी. रिमेंबर ये आप सब आपके लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं. सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 बात हो रही है किसके बारे में? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. आप समझिए क्या होता है, हम लोग हर घड़ी हर समय यही चाहते हैं कि ऑडिटर शुड बी व्हाट? इंडिपेंडेंट. बराबर के नहीं? तो ऑल पॉसिबल थिंग्स जो डिस्क्वालिफिकेशन में हम लोग डाल सकते थे हम लोग ने डाल दिया. बट अब क्या होता है कि भाई इतने सालों साल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म उस कंपनी का ऑडिट कर रही है तो भाई एक फेमिलियरिटी थ्रेड आ जाता है. आप उनसे जान पहचान इतनी बढ़ जाती है कि भाई ऐसा खून का रिश्ता ना हो तो भी वो रिश्ता बन जाता है. आई बात समझ में? इतना इतना फेमिलियर हो जाता है. एंड वी टेंड टू बिकम व्हाट? मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द क्लाइंट. सो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस फेमिलियरिटी को, उस कंटिन्यूस चेन को हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं. एंड देयर वी इंट्रोड्यूस व्हाट? अ सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 जो बात करता है अबाउट व्हाट? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. किसकी बात करता है वो? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. आई बात समझ में? द रीजन, सत्यम का स्कैम होने के बाद this was what? The section that was introduced, section number 139 subsection 2. सत्यम का स्कैम होने के बाद सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड वाज इंट्रोड्यूस्ड. बिकॉज ऑफ सत्यम स्कैम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कैम एंड हाउ मच द अमाउंट द इन्वेस्टर्स लॉस्ट, ये दो सेक्शंस लाना बहुत जरूरी का था. आई बात समझ में? सो कंपनीज एक्ट 2013 में ये दो खास सेक्शंस ऐड किए गए थे. आई बात समझ में? सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या बोलता है कि जैसे ही आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, वो ऑडिटर कंटिन्यूअस बेसिस पे कुछ एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए काम कर सकता है, उसके बाद उसने छोड़ना है और उसके बाद कुछ समय बाद वापस से आ सकता है. सो क्या प्रोविजन है, कैसा प्रोविजन है, आइए उसको समझते हैं. सबसे पहले ये कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? सो ये कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? सो नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी. अब देखो मेरे स्टाइल से ऑडिटर को घुमाना है. घुमाने के लिए क्या चाहिए? याद करो, पैसा. घुमाने के लिए क्या चाहिए? रोहन, रोहन इधर ध्यान दे. क्या कर रहा तू? हाँ, छोटा बच्चा है तू. हाँ, सो घुमाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? पैसा. तो जिसके पास पैसा है उसके साथ ऑडिटर क्या करेगा बट्टे? घूमेगा. तो जिसके पास पैसा उसके साथ ऑडिटर घूमेगा. सो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पे? मतलब ऐसा ऑडिटर कैसा? गोल्ड डिगर है. बराबर, महंगाई का जमाना ना, क्या करे समझो भाई. सो यहाँ पे ऑडिटर क्या है? यहाँ पे जिसके पास पैसा है उसके साथ ऑडिटर घूमेगा. सो लिस्टेड कंपनी, बहुत पैसा है, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन है डायरेक्ट घूमने का. रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एप्लीकेबल. लिस्टेड कंपनी नो कंडीशन, डायरेक्टली क्या करने का? घूमने का. बट अब वो हायर क्लास है, उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं अपर हायर क्लास, तो थोड़ा बहुत पैसे का देखना पड़ेगा ना. स्टेटस कम तो पैसा, स्टेटस कम हुआ पैसा बढ़ाओ, स्टेटस कम हुआ पैसा बढ़ाओ. अरे समझा नहीं समझा? जिसका स्टेटस है पैसा देखने का नहीं, स्टेटस से काम चला लेंगे. बट स्टेटस कम हुआ मतलब कौन? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. तो पैसा बोल कितना है तेरे पास? तो पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़. तो भाई इसको क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल. रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एप्लीकेबल. बट अब ये और नीचे आ गया. कौन सा हो गया ये? हाँ, प्राइवेट कंपनी. अब कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी. तो स्टेटस और नीचे आया तो भाई पैसा और बढ़ाओ. सो पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़. 50 करोड़ मांगता है. कितना? 50 करोड़. अब इनके साथ ऑडिटर घूमेगा. बट अब जो लोअर मिडिल क्लास वाले, मतलब देखो, लिस्टेड हायर क्लास, अनलिस्टेड अपर हायर क्लास, फिर उसके बाद मिडिल क्लास प्राइवेट कंपनी, फिर लोअर मिडिल क्लास. लोअर मिडिल क्लास के साथ नहीं घूमने का. बट वो ऑडिटर को बोल रहा है लोअर मिडिल क्लास कंपनी की प्लीज घूम जा यार मेरे साथ, घूम ले भाई घूम ले. तो वो मना कर रहा है. बट फिर वो क्या बोलता है? अरे यार घूम लो, मैंने आपके लिए कर्जा लिया है.
बराबर, मैंने क्या लिया है, कर्जा लिया है. सो आई हैव टेकन व्हाट, बोरोइंग्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स, लोगों से चंदा इकट्ठा किया है, बैंक से पैसा लिया है, सिर्फ किसके लिए, आपको घुमाने के लिए. ऑडिटर टच हो गया, इमोशनल हो गया, बोले इतना प्यार घूमेगा. आई बात समझ में. सो अ कंपनी अदर देन, समझ रहे बात को, अ कंपनी अदर देन ए और बी, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 10 crores और अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 50 crores but having borrowings plus public deposits greater than or equal to 50 crores, इनको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एप्लीकेबल हो जाएगा. बट ऑडिटर किसके साथ नहीं घूमेगा, जो एकदम ही गरीब है, ऑडिटर बोलता है मेरे को नहीं घूमने का, बराबर के नहीं. या जो खानदानी नहीं है, अकेला है, मतलब कौन, 1 person कंपनी, उसके साथ भी नहीं घूमने का. तो ऑडिटर किसके साथ नहीं घूमेगा, स्मॉल कंपनी एंड 1 person कंपनी. आई बात समझ में आपको, अरे बोलना पड़ेगा, बोलो यस और नो. यस सर. तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, ये है जिसको जिसको ये प्रोविजन क्या बोलेंगे, एप्लीकेबल है एंड नॉट एप्लीकेबल है. कोई डिफिकल्टी इसके अंदर, बोलना पड़ेगा आपको, सिंपल एकदम. यस. अब सर जी एक बात बताओ, एक्चुअली क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, हमको पता ही नहीं है. हमको पता है किसे एप्लीकेबल नहीं है और किसे एप्लीकेबल है, बट क्या एप्लीकेबल नहीं है, क्या एप्लीकेबल है, सर इसके बारे में भी तो बताओ कुछ. तो यहां पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का प्रोविजन क्या कहता है कि जिस किसी कंपनी को सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाता है, उस कंपनी ने अगर एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है, ही शैल नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल फर्म फॉर मोर देन 1 term of 5 consecutive years. एंड एन ऑडिट फर्म, अगर एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एक पार्टनरशिप फर्म है, सो नॉट मोर देन 2 terms of 5 consecutive years. तो जिन किसी कंपनीज को, पहले तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपने केयरफुली चेक करना है कि वेदर इनको 139 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है. उसके बाद आपने देखना है कि वेदर इट इज एन इंडिविजुअल और वेदर इट इज अ फर्म. एंड फिर अगर इंडिविजुअल है तो एन इंडिविजुअल फर्म शैल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 1 term of 5 consecutive years. एंड नंबर 2, if it is an audit firm, so not more than 2 terms of. आई बात समझ में आपको? यस सर. बट सर ऐसा है क्या कि एक बार जो आपने उसको अपॉइंट कर लिया, 5 साल हो गए, फिर वापस जिंदगी में कभी कर नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं. इसको कूलिंग पीरियड है. कूलिंग पीरियड इज ऑफ 5 years. कूलिंग पीरियड इज ऑफ 5 years. मतलब उसका 1 term खत्म हो गया या 2 terms खत्म हो गया, एज द केस मे बी फॉर इंडिविजुअल और फर्म, देन ही हैज टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ही हैज टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. उसके बाद फिर से वो क्या हो जाता है बच्चों, एलिजिबल हो जाता है. क्लियर है एकदम? यस. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने जो ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन पार्टनर नहीं चलेगा. मतलब आराम से एक एक करेंगे. कॉमन पार्टनर नहीं चलेगा. मतलब क्या है, जब कॉमन पार्टनर की बात करते हैं तो यहां पे ए बी एक फर्म है, बराबर, और बी सी एक और अलग फर्म है. तो अगर ए बी का 2 terms of 5 consecutive years हो गया है, उसके बाद अगर आप बोलोगे कि हम लोग को बीसी इस फर्म को अपॉइंट करना है, तो आप समझिए बीसी वो फर्म अपॉइंट नहीं हो सकता है. पूछो क्यों? बिकॉज देयर इज अ कॉमन पार्टनर इन इट. आई बात समझ में? नंबर 2, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, वो भी नहीं चलेगा. मतलब आप समझिए बात को कि अगर ए बी, ये जो फर्म है, इसके दोनों पार्टनर्स रिटायर हो गए और उनके बच्चे XY ज्वाइन कर लिए, बट इन द नेम ऑफ व्हाट दे आर रनिंग देयर ऑपरेशंस, इन द नेम ऑफ व्हाट, AB ओनली. AB के 2 पार्टनर्स A और B, वो दोनों रिटायर हो गए और उसके जगह उनके बच्चे आ गए XY, और XY प्रैक्टिस कर रहे इन द ट्रेड नेम, इन द ब्रांड नेम ऑफ AB ओनली. तो क्या उस फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नो सर. सो कॉमन पार्टनर नहीं चलेगा, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम नहीं चलेगा, कॉमन कंट्रोल भी नहीं चलेगा. मतलब एक ही पार्टनर 2 फर्म्स के ऑपरेशंस अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो फर्म्स भी एलिजिबल नहीं होंगी. आई बात समझ में आपको? सो आप मेरे साथ साथ बोलो, नहीं चलेगा. ओके, कॉमन पार्टनर, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल. आई बात समझ में? ये बातें नहीं चलेगी. एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? ये बोलना पड़ेगा आपको.
एकदम आसान है, परफेक्ट है। सो ये खत्म हो गया अपना सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2। एकदम आसान था, यस सर। सो अभी कौन से सेक्शंस हो गए बच्चों? 139 हो गया, 141 हो गया, 140 हो गया, फिर उसके बाद हाँ 139 सबसेक्शन 2, ऐसे ये बात करी। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 177, काफी इंपॉर्टेंट सा ही है, बराबर, ऑडिट कमिटी। सो एकदम आराम से ध्यान से सुनना, ये बातें बहुत जरूरी है ना। बस खत्म होने आ गया ना चैप्टर, अभी खत्म होने आ गया, ये खत्म हो गया, उसके बाद पावर्स और ड्यूटीज है, बराबर। कारो तो बहुत इजी है रे, उसका कोई टेंशन नहीं है वो। अरे ऐसे मेन मतलब मैं सेक्शंस की बात कर रहा हूं, कारो में क्या है, उसमें क्या एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, थोड़ी ना अभी इतना टाइम लगेगा उसको। रिलैक्स, रात तक पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये चैप्टर अभी थरा होना चाहिए बस, समझ रहे बात को? यस। ऐसे फिर नेक्स्ट वीक कभी और एक दूसरा चैप्टर लेंगे। चलो चलो, सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमेटी की बात कर रहे हैं, कम ऑन। तो सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमेटी, बहुत बढ़िया डिस्कशन करना है इसके ऊपर। अब पहले तो ऑडिट कमेटी ये कौन है, क्या है, ये एक बार आपको याद दिला दूं, समझाता हूं। कंपनी के ऑपरेशंस मैनेज करते हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट बोर्ड सारा का सारा ऑपरेशंस, देखो कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं भाई। मतलब रिस्क को मैनेज करने वाला, स्टेक होल्डर्स से रिलेशनशिप देखने का, डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करना, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिटर, उससे रिलेटेड काम होता है, ऑडिट से रिलेटेड काम होता है। ऐसे भाई बहुत सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम चलते रहते हैं। अब सारा का सारा बोर्ड, सारे के सारे लोग बोर्ड के वो काम थोड़ी करेंगे ना, तो वो क्या करते हैं, उनमें से वो पूरे बोर्ड में से क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी टुकड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटी छोटी टुकड़ियां बनाते हैं। मतलब हम लोग वो टुकड़ियां ही, मतलब क्या बोलते हैं, कमिटीज बनाते हैं कि तुम 4 लोग ये देखो, तुम 2 लोग वो देखो, तुम 3 लोग ये देखो। आई बात समझ में आपको? तो ऐसे अलग अलग जो टुकड़ियां बनती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कमिटी। और जो कमिटी ऑडिट और ऑडिटर से रिलेटेड काम देखती है उस कमिटी को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? ऑडिट कमिटी। आई बात समझ में आपको? बोलना पड़ेगा आपको, यस सर। सो ऑडिट कमिटी की जब बात करते हैं तो उनके फंक्शन क्या है, आइए वो देखते हैं। एकदम सिंपल से फंक्शंस है। बात करते हैं सबसे पहले रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिटर्स। एज द नेम सजेस्ट, इट इज व्हाट? ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट, ऑडिटर्स से रिलेटेड जो भी कामकाज रहेगा वो कौन करेगा मालिक? ऑडिट कमिटी करेगा। तो नंबर 1 हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिटर्स। अब ऑडिटर का रिकमेंडेशन करने के बाद उन ऑडिटर्स को क्या देंगे वो लोग? रेम्यूनरेशन भी देंगे। आई बात समझ में? सो पहले हम लोग बात करेंगे उनको रेकमेंड करो, फिर उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करो। रेम्यूनरेशन डिसाइड होने के बाद तीसरा, उनके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की आपने क्या क्या काम करना है, उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, वो सब जो चैप्टर 1 में पढ़ते थे। आई बात समझ में? वो सारी बातें यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अग्री कर लेंगे। तो ये सब बातें किसके साथ होगी? ऑडिट कमिटी के साथ। तो पहले ऑडिटर का रिकमेंडेशन, फिर उसको रेम्यूनरेशन, फिर उसके टर्म्स, फिर अब वो आएगा काम करेगा। जब वो काम करेगा तो ऑडिट कमिटी क्या करेगा? उसके काम को रिव्यू करेगी, उसके ऊपर मॉनिटर करेगा। क्या चीजें? अबाउट द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड इट्स परफॉर्मेंस। सो ऑडिटर आया, उसका रिकमेंडेशन दिया, उसका रेम्यूनरेशन, उसके टर्म्स, अब वो काम कर रहा है तो उसके काम को रिव्यू और मॉनिटर करना है अबाउट व्हाट? द परफॉर्मेंस एंड इज इंडिपेंडेंस। उसके बाद दूसरा, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, कि वो बराबर से अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। एंड फिर उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, वो ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। तो ऑडिट कमिटी खुद क्या करेगी? एग्जामाइन करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और कंपेयर करेगी उसके ऑडिट रिपोर्ट के साथ। एंड लास्ट पॉइंट वो क्या कहता है? असिस्ट इन व्हाट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सही बात है एकदम, यस सर। सो मेरा बच्चा कौन से पॉइंट से एक बार देख के बोलो, चलो देख के बोलो फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन, what are the functions of audit committee? What are the
फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी, भूलने का नहीं. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी? नंबर 1, recommendation of the auditor, remuneration of the auditor, terms of appointment, then review and monitor the independence and performance and effectiveness of audit, examine the financial statements and audit report and assist in corporate governance. सही बात है. अब ये उनका फंक्शन है. अब इनमें कौन कौन लोग आते हैं, बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में. किसकी बात करेंगे? कॉम्पोजिशन के बारे में. सो कॉम्पोजिशन में क्या कहते हैं? सबसे पहले इसके मेंबर्स कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. यही तो बात हुई ना. इसके मेंबर्स कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, क्योंकि ये बोर्ड में की एक टुकड़ी बनी है ना. सो इट इज द कॉम्पोजिशन इज व्हाट? मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 3. जिसमें के 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो ये मेंबर्स होंगे मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. मिनिमम होने चाहिए 3, जिसमें के 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियली लिटरेट, एंड एटलीस्ट वन शुड हैव द एक्सपर्टीज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स. आई बात समझ में? यस सर. सो यहां से आगे बढ़ते हैं. अब यहां तक कोई डिफिकल्टी है? सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर कौन सा है? 177. किसके बारे में बात करता है ये? ऑडिट कमिटी. सो ऑडिट कमिटी के फंक्शंस क्या है? रिकमेंडेशन, रेम्यूनरेशन, टर्म्स, फिर रिव्यू एंड मॉनिटर द इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, एग्जामाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, असिस्ट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फिर सेकेंड पॉइंट पढ़ा कॉम्पोजिशन. सो कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है इधर? बोलो ना. मेंबर्स ऑफ द बोर्ड मिनिमम, फिर उसके बाद 2/3 ऑफ द मेंबर्स शुड बी व्हाट? इंडिपेंडेंट. ऑल शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, एंड एटलीस्ट वन शुड हैव द एक्सपर्टीज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स. अब ये ऑडिट कमिटी बनाना किसे किसे अनिवार्य है, आइए समझते हैं. पब्लिक कंपनीज को कंपलसरी बनाने का, प्राइवेट कंपनीज के लिए प्रोविजन नहीं है. तो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज. ध्यान में देने का, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज. प्राइवेट के लिए नहीं है. प्राइवेट चाहे तो बना सकता है, बट उन्हें ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. पब्लिक में 2 कंपनीज है, एक है लिस्टेड और दूसरा है अनलिस्टेड. लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को कंपलसरी ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगा. ओके, लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगा. क्लियर है? बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की जब बात करते हैं तो उन्हें कंडीशंस है. वो क्या है? पीबीटी. भूल गए आप लोग? कम ऑन एवरीवन. पीबीटी 10, 50, 100 ऐसा बैंक करना था 3 बार. कम ऑन, चलो बोलो. पीबीटी. एकदम सही बात है. यस. सो पी मतलब क्या कहते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल. बी मतलब बोरोइंग्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स. और टी मतलब टर्नओवर. तो 10, 50, 100 बोरोइंग्स फोकस करना यहां पे क्या है? ग्रेटर देन. अभी हम लोग 139 सबसेक्शन 2 पढ़ के आए थे, जिसके अंदर बोरोइंग्स प्लस सिर्फ क्या था? पब्लिक डिपॉजिट्स था, बट इट वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़. 177 में आते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ऐड क्या हो गया? डिबेंचर्स, बट इट इज ओनली ग्रेटर देन. आई बात समझ में? यस सर. सो ये बातें हम लोग ने देख ली. किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है? तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. सो इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को सेक्शन नंबर 177 एप्लीकेबल नहीं है. वो कौन सी? जेवी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. आई बात समझ में? यस सर. सो दोस्तों एक बार फटाफट मुझे बताओ, सेक्शन नंबर 177 किसे किसे एप्लीकेबल है? प्राइवेट और पब्लिक. पब्लिक में लिस्टेड में कोई कंडीशन? स्ट्रेट वे एप्लीकेबल. अनलिस्टेड में कुछ कंडीशन? व्हाट कंडीशन?
PBT, एकदम सही है। P मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, B मतलब बोरोइंग, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, एंड T मतलब अमाउंट्स क्या क्या है, 10, 50, 100। पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोरोइंग्स ग्रेटर देन, टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 50 एंड 100 CR, भूलना नहीं। सही है। किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है, जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। ऑल गुड, ऑल गुड, यस सर। शैल वी प्रोसीड। अब व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स? किस तरीके से ऑडिटर्स सिलेक्ट होंगे, किस तरीके से वो ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे, इसका एक प्रोसीजर है, उसके बारे में बात करेंगे। काफी सिंपल है, आइए इसको समझते हैं। ओके, अब देखो यहां पे 3 बॉक्सेस है स्क्रीन पे, बराबर। फर्स्ट बॉक्स है किसका, ऑडिट कमेटी का, सेकंड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और थर्ड है मेंबर्स का। स्टेप बाय स्टेप फ्लो चलेंगे। तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी, सुनना एकदम अच्छे से, लाइव स्ट्रीमिंग वालों ध्यान से सुनना प्लीज, कम ऑन एवरीवन, यस सर। चलो, सो जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे ऑडिट कमिटी, सबसे पहले क्या करेगा, एज वी सॉ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी इज टू रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर्स। सो सबसे पहले ऑडिट कमिटी जब मौजूद है तो वो क्या करेगा, ही विल रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर। पूरा मतलब सोच विचार करके कि वेदर द ऑडिटर इज कॉम्पिटेंट, केपेबल टू कंडक्ट द ऑडिट, वेदर ही हैज गॉट नेसेसरी रिसोर्सेज, क्या उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग एक्शन है, क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग है क्या, वो सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए ऑडिट कमिटी विल गिव व्हाट, द नेम ऑफ द ऑडिटर, विल रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर, बट टू whom? सो इट विल रेकमेंड इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट रेकमेंडेड ऑडिटर वो और मांग सकता है। अब जो ऑडिट कमिटी ने, ध्यान से देखना, रिकमेंडेशन दिया किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इस रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए 2 बातें हो सकती है, बोर्ड विल बी सेटिस्फाइड और बोर्ड विल नॉट बी सेटिस्फाइड। क्लियर एकदम। सो ऑडिट कमिटी गिव द रिकमेंडेशन टू द बोर्ड, बोर्ड इज ईदर सेटिस्फाइड और इज ईदर नॉट सेटिस्फाइड। इफ द बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड एंड इफ द बोर्ड इज सेटिस्फाइड, तो कुछ बातें होगी। फर्स्ट वेरी सिंपल पार्ट कंक्लूड करते हैं, इफ द बोर्ड इज सेटिस्फाइड इट विल फर्दर रेकमेंड इट टू द मेंबर्स एंड मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट। डन है जी, वो खत्म हो गया। बट अब इफ द बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिकमेंडेशन गिवन बाय द ऑडिट कमिटी, इट विल रेफर बैक with to the audit committee citing what reasons, कि on these grounds we feel that the recommended auditor is not competent, he cannot be appointed। अब यहां पे audit committee on considering the reasons given by the board agrees or decides not to consider its original recommendation। अगर वो मानते हैं कि जो बोर्ड ने रीजंस दिए हैं वो सही है और इस ऑडिटर का रिकमेंडेशन हमने कंसीडर नहीं करना चाहिए, अग्री करता है, तो उस समय पे क्या हो जाएगा, बोर्ड उसको रिकॉर्ड कर लेगा और फिर बोर्ड क्या करेगा, अपना खुद एक रिकमेंडेशन देगा और वो रिकमेंडेशन जाएगा किसको, मेंबर्स को, एंड मेंबर्स विल डू दी अपॉइंटमेंट। दिस इज द मैनर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। क्लियर एकदम बात, एकदम सिंपल है। डन है जी, अरे बोलो भाई, यस सर। चलिए, सो यहां पे अपना खत्म हो गया क्या दोस्तों, सेक्शन नंबर 177। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? अब बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस बचे हुए, फटाफट हो जाएगा। आई बात समझ में? नाउ वी टॉक अबाउट इस सेक्शन नंबर 142 जो बात करता है अबाउट ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। 142 इज अबाउट व्हाट, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, पैसा देने का। सो ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ध्यान से पढ़ना, शैल बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग, बराबर, और द मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयरिन। मतलब आप समझिए यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर की जब बात करते हैं तो ए और बी जो लिखा हुआ है ना, इन दोनों में से कोई एक बात कंपलसरी जनरल मीटिंग में होना जरूरी है। एक तो आप अमाउंट फिक्स कीजिए या किस तरीके से उसको रेम्यूनरेशन देंगे उसका तरीका फिक्स कीजिए, बट इन दोनों में से कोई एक चीज तो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में फिक्स होना जरूरी है। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 142 द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शैल बी ईदर
बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग और इन सच अ मैनर एज मे बी डिसाइडेड देयर इन. मतलब सर शाल भी लिखा है, मे भी लिखा है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वो क्या बोलता है, देखिए जनरल मीटिंग में दो बातें फिक्स होनी चाहिए. एक तो आप अमाउंट डिसाइड कर लो या तो आप तरीका डिसाइड कर लो, बट इन दोनों में से कोई एक तो फिक्स होना बहुत जरूरी है. आर वी गुड? आर वी गुड गाइस? यस सर, एकदम बढ़िया, मजा आ गया. सो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउएवर बोर्ड में फिक्स. अब देखो जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेशन फिक्स हो रहा है, तो मालिक कौन फिक्स करेगा? यहां पे मेंबर्स. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन फिक्स करेगा? मेंबर्स. बट आप समझिए बात को कि मेंबर्स भले ही फिक्स कर रहे हैं, वो कौन सा है, फर्स्ट हो सकता है या सब्सिक्वेंट हो सकता है. बट यहां पे वो क्या बोलता है, हाउ एवर, चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकते हैं. बट कंडीशन क्या है, ओनली इफ इट इज अपॉइंटेड बाय इट. अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो ही उनके पास ऑप्शन है कि वो लोग उस फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन अपॉइंट या डिसाइड कर सकते हैं. मतलब अगर फर्स्ट ऑडिटर सीएनडीजी ने अपॉइंट किया है, फर्स्ट ऑडिटर मेंबर्स ने अपॉइंट किया है, तो सर क्या इसका रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स कर सकता है क्या? नो, क्योंकि बोर्ड को पावर कब मिलेगा फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स करने के लिए? यस, ओनली इफ इट इज अपॉइंटेड बाय देम. क्लियर एकदम? यस सर. अब इसके रेम्यूनरेशन में इसके फीस में क्या क्या आएगा, इसके रेम्यूनरेशन में इसके फीस में क्या क्या आएगा? नंबर वन, फीस पेएबल. भाई जो उसको पैसा देने का है वो तो आएगा ही आएगा. सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट. बराबर है कि नहीं? कि भाई जो भी उसने कन्वेंस, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, एक्सपर्ट्स को बुलाना वाना होगा, तो वो अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद ऑडिट, वो भी जोड़ेंगे उसके अंदर. एंड थर्ड पॉइंट वो क्या कहता है, एनी फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू हिम एज एन ऑडिटर. जैसे उसको होटल में स्टे वे करने को दिया, बराबर के नहीं, बिकॉज ही इज कमिंग हियर एज एन ऑडिटर, उसको स्टे करने दे रहे, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उसके टिकट्स बुक करे, तो वो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन वेयर ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन. बट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड माय डियर बच्चा, फीस पेड फॉर एनी अदर सर्विसेज. कोई कंसल्टेंसी, टैक्स ऑडिट, ये सब अगर कोई और सर्विसेज देते हैं तो उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस के अंदर समावेश नहीं होगा, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. क्लियर है? ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, सेक्शन नंबर 142. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4. बराबर बात हो रही है किसके बारे में? चलो यहां तक कॉन्फिडेंस है आपको? पूरा कॉन्फिडेंस है, थरो एकदम? यस सर. चलो सो अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 के बारे में. वो बात करता है अबाउट व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. मतलब वो काम कर रहा है बट उसको साल के बीच में उसको बोल रहे तू निकल ले यहां से, भाई तेरे किसी से काम नहीं हो पा रहा, हमको तू नहीं चाहिए. तो उस समय पे जो सेक्शन एक्टिवेट होगा वो सेक्शन होगा 140 सबसेक्शन 1. मतलब यू आर रिमूविंग हिम इन वेयर, इन बिटवीन द ईयर. उसको बोल रहे तू जा भाई. आई बात समझ में? तो वहां पे आपको लगेगा सेक्शन नंबर कौन सा, 140 सबसेक्शन 1, which talks about removal of auditor before expiry of his term. आई बात समझ में? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. बट जब अपन बात करते हैं 140 सबसेक्शन 4 की, वो क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर. तो मालिक ये सेक्शन कब एक्टिवेट होगा? तो आप समझिए अब उसका ऐसा तो टेन्योर कब तक है, 6th एजीएम तक है. उसने भाई 3rd एजीएम तक काम कर लिया. अब 3rd एजीएम में अपन बोल रहे सर प्लीज आप कंटिन्यू मत करो, अब हम आपकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं. आई बात समझ में? सो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बच्चे? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट में आप उसको साल के बीच में ही आप उसको निकाल रहे हो, उसको उस साल का पूरा काम आप करने भी नहीं दे रहे हो. और सेकंड में क्या बोल रहे हो, उसको आप वो साल का काम हो गया, अब उस जनरल मीटिंग में अपन बोल रहे भाई तू रहने दे, अब तू किसी और का काम देख ले, हमको तू नहीं चाहिए. आई बात समझ में? सो 140 सबसेक्शन 1, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. 140 सबसेक्शन 4,
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. क्लियर है बात एकदम? यस सर. सो नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन. चले, तो सिंपल सी बात है, उसको आपको साल के बीच में निकालना है. तो ये मस्ती किसको सूझेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे भाई नहीं खेलना यार तेरे साथ, यार तू जा यार, तेरे से नहीं हो रहा काम. सो यू आर रिमूविंग द ऑडिटर. बट ऑडिटर क्या ऐसा वैसा इंसान है क्या भाई? ऑडिटर है मैं, स्पेशल आदमी है भाई, पागल है क्या तू? सो बोर्ड बोलने से थोड़ी जाएगा अपन. तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड बोलेगा रुक, आई विल पास द रेजोल्यूशन एंड आई विल इन्फॉर्म इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर ADT 2. इन फॉर्म नंबर ADT 2 बराबर. तू निकाल, हम कोई दूसरा अपॉइंट करेंगे, इसलिए फॉर्म नंबर ADT 2. सो क्या होगा यहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रेजोल्यूशन जाएगा इन फॉर्म नंबर ADT 2. अब सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टडी करेगा ऐसा वैसा, बट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो रीजंस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ओके अप्रूवल, हाँ निकालो उसको. बट फिर भी अपन निकलने वाले में से थोड़ी है, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपन स्पेशल है, बराबर के नहीं? ऐसा ऐसा कोई भी थोड़ी निकाल सकता है. तो अब ये मैटर जाएगा किसके पास? मेंबर्स के पास. तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला, ये मैटर जाएगा मेंबर्स के पास, और मेंबर्स फिर अब डिसाइड करेंगे कि हमको निकालना है या नहीं निकालना. और मेंबर्स पास करेंगे क्या? रेजोल्यूशन. ऐसा वैसा रेजोल्यूशन नहीं, क्योंकि अपन ऐसे वैसे लोग नहीं है, अपन कौन है? स्पेशल. तो रेजोल्यूशन कौन सा पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन. सो यहां पे क्या हो जाएगा? मेंबर्स विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड जब अगर वो रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑडिटर देन विल स्टैंड टू बी रिमूव. आई बात समझ में? तो सबसे पहले प्रोसीजर बताओ. रोहन चलो प्रोसीजर बताओ. रोहन दे, जोर से दे 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 दे. तो पीछे जा भाई, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है. सो चलिए बताइए क्या प्रोसीजर है यहां पे. नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल पास अ रेजोल्यूशन एंड इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर ADT 2. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगा? अप्रूवल. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगा? अप्रूवल. एंड फिर उसके बाद क्या होगा? मेंबर्स विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल एंड देन द ऑडिटर विल स्टैंड टू बी रिमूव. आई बात समझ में? यस सर. अब बात करते हैं आपका दूसरा फेवरेट सेक्शन. वो कौन सा है? सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4. आइए समझते हैं इसको. 140 सबसेक्शन 4 की जब बात करते हैं, बराबर, तो ये अभी सारे मेन सेक्शंस खत्म हो जाएंगे यहां पे. यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके बाद चिटर पुटर पावर्स ड्यूटीज वगैरह ऐसा ऐसा बचता, भारी नहीं है कुछ भी. ठीक है. सो यहां पे अब क्या बोल रहा है? यहां पे 140 सबसेक्शन 4 की बात करता है. तो क्या कह रहा है यहां पे 140 सबसेक्शन 4? बोलो बोलो. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. क्या बोल रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. तो मालिक यहां पे क्या बातचीत हो रही है? तो समझिए बात को कि अपने को किसी और को अपॉइंट करना है, तो वो कहां होगा? AGM में होगा. तो AGM के पहले चार्ट को फॉलो करना. AGM के पहले क्या करना होगा? क्या करना होगा? वी हैव टू गिव अ स्पेशल नोटिस टू द रिटायरिंग ऑडिटर. उस रिटायरिंग ऑडिटर को हम लोग क्या देंगे? स्पेशल नोटिस देंगे. स्पेशल नोटिस उसको ये देंगे कि भाई हम तेरे साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तुम जाओ. तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो स्पेशल नोटिस मिलने के बाद चलेगा, ओ ये निकाल रहे यार मेरे को, आप क्या करें? तो वो अब ऑब्वियसली अपन अभी ये रिवीजन कर रहे तो ऐसा एग्जाम में नहीं लिखेंगे, वो रोएगा सोएगा उठेगा. बट वो जैसे ही नोटिस मिलेगा, he has given a right to make what? Representation. He can state that why he should not be removed, and this representation will be circulated along with the notices to the annual general meeting. कि आखिरकार ऑडिटर का क्या कहना है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, उसका क्या कहना है वो भी आप सुन लो. तो वो बनाएगा एक रिप्रेजेंटेशन एंड दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद द नोटिसेस टू एनुअल जनरल मीटिंग. क्लियर है एकदम बात? अब यहां पे क्या हो सकता है? द कंपनी में फेल टू डू व्हाट? सर्कुलेट द नोटिसेस, circulate the representation. The company may fail to do what? Circulate the representation because of 2 reasons. Number 1, it was received too late. मालिक हमारे नोटिसेस ऑलरेडी चले गए थे, उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन आया. या दूसरा, इट वॉज कंपनीज डिफॉल्ट, कंपनी ने नहीं भेजा.
कंपनी का डिफॉल्ट हुआ। आई बात समझ में? एक तो वो नोटिस के साथ जाएगा, नोटिस के साथ नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ टू रीजंस, इट वाज रिसीव्ड टू लेट और बिकॉज ऑफ कंपनीज डिफॉल्ट। अगर वो नहीं सर्कुलेट हुआ है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करो और ये ऑडिटर को राइट है कि क्या करना, उसको जनरल मीटिंग में जाके उसको रीड करना। आई बात समझ में? यस सर। ये अगर यहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद अगर मेंबर्स फिर भी अग्री करते हैं कि नहीं नहीं तेरे को निकालना पड़ेगा, तो वो किसी और को अपॉइंट कर देंगे। आई बात समझ में? यस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर कोई अग्रीड पर्सन है, अगर कोई अग्रीड पर्सन है, बराबर, जिसको दर्द हुआ है उसके इस रिप्रेजेंटेशन में बातें सुन के कि भाई इज सीकिंग नीडलेस पब्लिसिटी, वो कंपनी को डिफेम कर रहा है, अपनी वाहवाही बटोर रहा है, तो वो आरओसी को कंप्लेंट कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? कि एनसीएलटी को कंप्लेंट करेगा। किसको कंप्लेंट करेगा? ध्यान से सुनना है, समझना है, जवाब देना है। किसको कंप्लेंट करेगा? एनसीएलटी को कंप्लेंट करेगा या आरओसी को? खोलो बुक में पढ़ो, ये नहीं तो इमोशनल होके आप कुछ भी बोलेंगे तो चलेगा नहीं भाई। ये एग्जाम में एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ एन अग्रीड पर्सन विल मेक अ कंप्लेंट टू हुम, आरओसी, एनसीएलटी, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ध्यान में रखो ये कंप्लेंट करेगा नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए ये फोकस करना, ध्यान में रखना इन बातों को। सो इफ ही मेक्स अ कंप्लेंट टू एनसीएलटी एंड ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, आई बात समझ में, तो ये रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट होने से रोका जाएगा। आई बात समझ में आपको? यस सर। दैट वाज सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? पक्की बात है एकदम? श्योर? अरे बोलो भाई। यस सर। चलो, सो यहां तक आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आया। अरे बोलना भाई। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नहीं ना? कितना रिवाइज कर लिया? बत्थरा। मजा आया ना? ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है। अमेंडमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब ये है जिंदा सेक्शन, प्रोविजन है, बट इंस्टीट्यूट ने इसको मॉड्यूल में से हटा दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 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 हो गया। मजा आ गया यार। ये सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिट होमवर्क के लिए। अब बात करेंगे किसके बारे में? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। चलो बात करेंगे अबाउट व्हाट? थक गए आप लोग? मतलब मेरे को कभी कभी सीरियसली ऐसा लगता है कि मतलब ये जिनके लिए हो रहा है वही कैसे थकेले लोग हैं। एंड मतलब आपको करना क्या है? सिर्फ एकदम अच्छे से सुनना है। यू इमेजिन कब से चालू है? यू सीइंग ना, क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, देन अगेन रिपीट, डांटो भी, समझाओ भी, फिर से बोलो भी। इट्स ऑल बिकॉज इट्स ऑल फॉर यू। क्या कर रहे हो? मत करो ये एफर्ट अभी है ना, आगे बहुत काम में आएगा। कोई कराएगा नहीं आपको ये रिवीजन, जरूरत नहीं है ये। आप इरिटेटेड हो जाओगे, आप ये करोगे, कोई मतलब नहीं है। तुम समझ रहे बात को? इट्स ऑल फॉर यू। संभालो अपने आप को। क्लियर है एकदम? हाँ, फटाफट ध्यान दो अभी। चलो नेक्स्ट, अब बात कर रहे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की। चलो कम ऑन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। रेडी हो आप लोग सब? यस सर। अगले 10 मिनट और 10 मिनट में जितना होगा उतना रिवीजन, ठीक है? अरे बोलो भाई। यस सर। ओके, फिर छोड़ दूंगा। हाँ, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। चल बेटा ध्यान दो, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पावर मतलब क्या कहते हैं अपन? उसका राइट। एंड ड्यूटी मतलब क्या है? उसके ऊपर ऑब्लिगेशन। सो पावर्स एंड ड्यूटीज की जब बात करते हैं तो पावर मतलब है उसका राइट, ड्यूटी मतलब है उसका ऑब्लिगेशन। सो कौन सी पावर से पहले उसकी बात करते हैं। सो फर्स्ट पावर हम लोग बात करते हैं अबाउट इज टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ऑब्वियस सी बात है ना कि क्या ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देना चाहिए क्या? इट गोज विदाउट सेइंग। नहीं तो मालिक वो ऑडिट करेगा तो करेगा किस पे ना यार? तुम समझ रहे बात को? सो पावर टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट ये उसको दिया जाता है। अब ये कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करेगा?
तो वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी है, हेड ऑफिस में रखी है, वो एक्सेस करेगा। और वो कब एक्सेस करेगा? एट ऑल टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आना चाहिए। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, वो जो कंपनी का ऑडिटर है कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, बी इट एट द हेड ऑफिस और एनी अदर प्लेस। देखिए, कंपनी के डायरेक्टर्स वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब एक्सेस कर सकता है? ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कंपनी के डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब एक्सेस करेंगे? ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बट बच्चे, आप समझिए बात को, कंपनी के जो ऑडिटर्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब एक्सेस करेंगे? एट ऑल टाइम्स। आई बात समझ में आपको? ये बोलना पड़ेगा आपको कुछ। अब उसके बाद जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच ऑफिस के है वो उसे भी एक्सेस कर सकता है। तो वो एचओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, वो ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है। उसके बाद वो सब्सिडरी और एसोसिएट के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, बट ओनली इफ इट इज इन रिलेशन टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर सीएफएस की बात हो रही है तो उस समय पे वो सब्सिडरी और एसोसिएट के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पावर, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सिंपली व्हाट वी से इज he can access the books of accounts at all times of the company kept at head office or any other place. He can access also the books of accounts of the branch and also of the subsidiary and associate in relation to consolidation of financial statements. तो ये बेटे अपना फर्स्ट यहाँ पे पावर खत्म हो गया। आपको अगर देखना है तो मार्जिन में आप ऐसे लिख सकते हो। आई बात समझ में? सो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? एचओ एज वेल एज एनी अदर प्लेस। नंबर 2 में ब्रांच एंड नंबर 3 सब्सिडरी एंड एसोसिएट, स्टार मार्क लगाओगे और लिखोगे इन रिलेशन टू सीएफएस। सही बात है? यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते, नेक्स्ट अपन बात करते, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस तो दे दिया, उसके एक्सेस के साथ साथ अब उसे चाहिए इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी। इंफॉर्मेशन अलग, एक्सप्लेनेशन अलग। इंफॉर्मेशन मतलब विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, वी डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ इट एंड व्हाट वी सीक, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफॉर्मेशन। वी हैव सम नॉलेज बट वी वांट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन। सो ऑडिटर हैज अ राइट टू ऑब्टेन बोथ इंफॉर्मेशन भी और एक्सप्लेनेशन भी। आप समझिए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कब चाहिए, इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द ऑडिटर। एंड अगर उसको नहीं मिलती है वो डिजायर्ड वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ही विल रिपोर्ट इट टू द मेंबर्स। आई बात समझ में? दैट इज द सेकेंड पावर। सो फर्स्ट पावर क्या कहता है? ही इज सपोज टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 2 इज ऑब्टेन व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज ही इज सपोज टू ऑब्टेन व्हाट? बोलना पड़ेगा आपको, उसे क्या ऑब्टेन करना है? बोल तो ही इज सपोज टू अटेंड व्हाट? जनरल मीटिंग। ध्यान से सुनना, जब बात हो रही है ही इज सपोज टू अटेंड व्हाट? जनरल मीटिंग, तो उसने अटेंड कौन सी मीटिंग करनी है? जनरल मीटिंग। फिर वो चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, इंपॉर्टेंट यह है कि वो जनरल मीटिंग होनी चाहिए। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पावर इज गिवन टू अटेंड जनरल मीटिंग एंड नॉट द बोर्ड मीटिंग। ये ध्यान में रखना, ये मतलब हेडिंग से ये सारी चीजें आपको क्लिक होनी चाहिए, एकदम वेरी सिंपल है ये। द ऑडिटर इज सपोज टू अटेंड विच मीटिंग? जनरल मीटिंग। द पावर इज नॉट एक्सटेंडेड टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। आई बात समझ में? यस सर। तो जैसे वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, तो उस जनरल मीटिंग से रिलेटेड जो नोटिस भी सर्कुलेट होते हैं, ही इज ऑल्सो हैज अ राइट टू रिसीव सच नोटिस एज वेल। आई बात समझ में? यस। उसके बाद व्हेन ही अटेंड्स द जनरल मीटिंग, ही कैनॉट स्पीक ऑन एनी मैटर। किसी भी मैटर पे नहीं बोल सकता वो, बट ही कैन स्पीक ओनली ऑन दोज मैटर्स विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। वो सिर्फ ऐसी बातों पे बोल सकता है जिससे उसका संबंध हो, ताल्लुकात हो, बाकी कोई भी मैटर पे वो नहीं बोल सकता है। आई बात समझ में? यस सर। जैसे कभी उसको लगता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ फ्रॉड क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में? या क्या उसको लगता है कि वो जो रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी गई है ऑडिट रिपोर्ट में, उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को मिस इंटरप्रेट करके बताएंगे, या उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, और उसे लगता है कि काश अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले मिलती तो माय ओपिनियन, माय रिपोर्ट वुड हैव बीन ड्रॉन डिफरेंटली। सो उस केस में वो जाके वहां पे उनको बोल सकता है। तो जो लास्ट पैराग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट?
the example as to what he can do by attending the general meeting. Clear ekdam? Yes sir. Then it's very simple. The next power, he is supposed to report it to the members. और members को report कैसे करना है? Fast. मतलब he will report on number 1 financial statements, he will report on accounts, he will report on standards, accounting standards and auditing standards, and last में whether those accounts are giving true and fair view. So F मतलब अपन क्या बोलते हैं? F मतलब अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. A मतलब अकाउंट्स, S मतलब स्टैंडर्ड्स एंड T मतलब वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू. सो मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? फास्ट. मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? फास्ट. मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? एकदम सही बात है. लास्ट में राइट टू लीन, लास्ट पावर राइट टू लीन. व्हाट इज राइट टू लीन बच्चे? राइट टू लीन की जब बात करते हैं, मतलब लीन मतलब टू कीप समथिंग इन आवर पोजीशन. जब ऑडिटर काम करता है और उस काम के जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं, तो ही कैन डू व्हाट? एक्सरसाइज द राइट टू लीन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट वो कंपनी को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न नहीं करेगा. इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं. उन्होंने क्या कहा है कि आपने उसके ऊपर पहले तो काम करना चाहिए, उस काम के आपको पैसे नहीं मिलना चाहिए, वो काम जिस पे आपने किया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको लीगली मिलना चाहिए, और वो उसी व्यक्ति के होने चाहिए जिसने आपको पैसा नहीं दिया है. इस केस में आप क्या कर सकते हो? राइट टू लीन आप एक्सरसाइज कर सकते हो. क्लियर है एकदम बात? बोलो हाँ या ना? यस सर. ओके, सो यहां पे कंप्लीट हो जाता है, ये बाद में पढ़ेंगे इसको. अब अपन यहां पे कंप्लीट कर दिए है क्या? पावर्स. ठीक है, अरे बोलो. यहां से आगे कल कंटिन्यू करते हैं. राइट. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय.